Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome and good morning. This is Expresso. I am Imran Hassan. And I am Armila Hassan. उम्मीद करते हैं जी आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप पीएसएल के मैचेस को एंजॉय करें। खुश तो आप बहुत होंगे। हम बहुत खुश हुए और खुश इसलिए भी हुए कि रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े मुझे यकीनी क्यों लग रहे हैं पीएसएल के। कल भी लाहौर कलंदर्स ने भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपना मैच जीत लिया। ऐसा लगता है कि जो सीनियर टीमें हैं, पुरानी टीमें, एक्सेप्ट लाहौर कलंदर, लेकिन पिछले पीएसएल में अच्छा खेली थी, तो इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात पीएसएल की है, डिटेल में तो हम शाम में बात किया करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि जो हमारी छुट्टियां होती हैं या हमारी छुट्टी होती है वो जरा अच्छी हो जाती है और मुझे ड्रामास नहीं देखने पड़ते। ये बड़ा अच्छा है, बड़ी बेहतरीन बात है। वैसे मुझे लगता है कि आप अल्लाह मियां भी चाहते हैं कि हमारी लड़ाई ना हो, एक तरफ इस्लामाबाद को जलाया, एक तरफ लाहौर को जलाया, तो ठीक है। लेकिन उस दिन ये यकीनी है जिस दिन इस्लामाबाद और लाहौर का मैच होगा। लाहौर देखते हैं, इस बारे में बहुत डिटेल बात होगी जी। और हमारे आज के शो में आज यूजुअल मंडे का दिन है, पावर पैक शो होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले हम आगाज करेंगे आज की हेडलाइन से। तहरीक इंसाफ को चारों सूबों के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इनकी हरकतों की अवाम को समझ आ चुकी है। मरियम नवाज। नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है। नून लीग ने हमेशा धौंस, पैसे और कत्लो गारत की सियासत की। वफाकी वुज़रा। सेनेट इलेक्शन में जोड़ तोड़ जारी, हुकूमती उम्मीदवारों के इत्तेहादियों से राबते जारी। कोरोना के वार जारी, पंजाब भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम कामयाब बनाने के लिए मैनेजमेंट कमेटियां कायम। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन ताड़र साहब से उनकी किताब और सिंध बहता रहा पर। सहराय थर की खूबसूरत आवाज नबला मंघानी होंगी एक्सप्रेसो की खुसूसी मेहमान। और पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। हमने सियासत के हवाले से तो बात की, एक तरफ सेनेट का शोर था तो दूसरी जानब ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो सारा कल सिलसिला बना उस पर भी हम बात करेंगे। विद दैट आज FATF को लेकर भी इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए। ये सभी कुछ प्रोग्राम का हिस्सा होगा। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर ओबियसली ज़िमनी इंतखाब की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा शोर भी है। कल बहुत ज़्यादा धमाकेदार किस्म की प्रेस टॉक्स भी इसके ऊपर हुकूमत और ओपोजिशन आमने सामने हैं। अब तक सिंध के 3, पंजाब के 2 और खैबर पख्तूनख्वा के 2 हल्कों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की अगर बात करें तो इसमें इलेक्शन गवर्नमेंट को बड़ा ही महंगा पड़ा है, बड़ा धचका लगा है गवर्नमेंट को। और हुकूमत को 7 हल्कों में से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में से 1 सीट मिल सकी है। ताम इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का में जो पोलिंग है मुबैना अमले के लापता होने के बाद जिसकी वजह उन्होंने धुंध बताई थी और नताइज की रद्दोबदल होने के शुबे में नताइज को रोक दिया है, जिस पर गवर्नमेंट और नून लीग इस वक्त आमने सामने है। बिल्कुल, मरियम नवाज ने डस्का का दौरा किया है, इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत पर शदीद तनकीद भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन चुराने का बड़ा इल्जाम भी लगा दिया। हल्का NA-75 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया है, जबकि PTI की जमानतें जब्त कराने का भी दावा कर दिया है। उधर वफाकी वुज़रा की बात की जाए तो उन समेत तमाम हुकूमती शख्सियात भी डस्का पहुंची और अपनी जीत का दावा करते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फातेह उम्मीदवार का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन अभी मामले की इंक्वायरी की जा रही है और कल के रोज यानी कि मंगल के रोज इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेनेट इलेक्शन की तो तकरीबन 10 दिन बाकी रह गए। सियासी जमातों की तरफ से जोड़ तोड़ और सियासी राबते भी शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए PDM की क़यादत जो है मुतहरिक हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने अपनी जमात को जनूबी पंजाब और PTI के नाराज अरकान से राब्ते करने की हिदायत कर दी है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि NA-221 की तरह पीपल्स पार्टी सेनेट में भी कामयाब होगी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान चिकजई खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में राबते कर रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी वफ्द भी कराची पहुंचा। MKM के मरकज में MKM से और GDA से भी उसके बाद मुलाकात की गई। इसी हवाले से इस वक्त जो सारा जोड़ तोड़ हो रहा है और NA-75 में जो कुछ हुआ उसके बाद जो कुछ हो रहा है, सारी सूरत हाल पे बात करते हैं वजीर बराए मानी उमूर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब से। अली भाई, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आई होप यू हैविंग अ गुड वॉक वंस अगेन। इस वक्त जो सूरत हाल NA-75 में है वो बड़ी तशवीशनाक है। उस हवाले से सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं अपने आबाई इलाके हाथियान मर्दान में हूँ और आप देख सकते हैं पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान को अल्लाह हमेशा खूबसूरत रखे। डस्का का इलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट था सबके लिए। ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया जैसे पता नहीं कोई ये पाकिस्तान में कोई रेफरेंडम है। मत बोलें कि ये मियाँ साहब का, नवाज शरीफ साहब की जमात का एक बहुत पुराना हल्का है। वहाँ तहरीक इंसाफ की जीत एक बहुत बड़ा कारनामा इस लिहाज से कि जो माहौल बनाया गया कि पीडीएम का बयानिया और हुकूमत जो है उसके बयानिए को रद्द किया गया है या कारकर्दगी खराब है। साथ में एक हल्का जीतने के साथ साथ जो वजीराबाद है, वजीराबाद में हम जनरल इलेक्शन जब हारे थे बहुत बड़े मार्जिन से, वहाँ हमने 21,000 के करीब वोट गेन किया है और पोजीशन की जमात जो वहां से अब जीती है उसने अपना विनिंग मार्जिन लूज किया है। जो हम कुरम से जीते हैं वो हमने मौलाना फजल रहमान का एक आबाई हल्का, उनका पुराना हल्का, मुनीर औरंगजेब साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी जमात के मेन रुकन थे, वो हमने जीते हैं। तो दो पीडीएम के बहुत पुराने मजबूत हल्के पीटीआई ने जीते हैं। एक जो मेन हम हारे हैं वो अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वहां बयानिए के रिजेक्ट होने की कोई बात नहीं है। नौशहरा में सबको पता है कि बदकिस्मती से पार्टी के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल सिनेरियो में आप देखें अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है। सिर्फ दो चीजें यहाँ पे जरूरी हैं। नंबर 1, एक तो अवाम ये देख ले, एक तरफ सारी वो जमातें हैं जो पाकिस्तान में 40 साल से हुकूमतों में है किसी न किसी शक्ल में, आज अपोजिशन के नाम पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो आज भी किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में आज भी हैं। सिंध में भी हैं, आजाद कश्मीर में भी हैं और अभी 2-2.5 साल पहले पूरे पाकिस्तान में भी थे। तो आप देख लें कि एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ ये सारे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान के 40-45 साल में जो यहाँ जो जुल्म और अकरबा परवरी हुई है, क्या उसके जिम्मेदार इमरान खान है या ये लोग? अगर ये लोग हैं तो फिर ये सब इमरान खान की तरह इकट्ठे क्यों हैं? जरूर ये सवाल उठता है। मरियम साहिबा ने कहा है कि दोबारा से जो कहने पोलिंग कराई जाए। अगर इलेक्शन कमीशन हल्के में दोबारा इलेक्शन या मखसूस पोलिंग स्टेशंस पर जो कहने पोलिंग करवाता है तो क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम करेगी? जबकि हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो फातिह उम्मीदवार है उसका ऐलान किया जाए। देखिए, मैं तो अपने जमात के उन लोगों की इस बात से एग्री नहीं करता। कोई ज्यादा अच्छा बच्चा बनने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन हम फेयर एंड स्क्वायर जीत चुके हैं। वहाँ 2 मौतें हुई हैं, दोनों जमातों के कारकुन शहीद हुए हैं और कल जिस तरीके से इनसेंसिटिव तरीके से मरियम साहिबा ने वो मरहूम के वालिद को लाके उससे बयान जारी करवाया, आई थिंक दैट इज इनसेंसिटिविटी एट इट्स हाइट। हम फेयर एंड स्क्वायर जीत चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आएगा उसको देखा जाएगा, कानून के मुताबिक हमारी राय में होगा तो मानेंगे। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि हम अपनी जीती हुई बाजियां लोगों को प्लेट में दें। अली मोहम्मद खान साहब, इस वक्त अपोजिशन हैज बीन किक्ड आउट ऑफ डस्का। ठीक है, बहुत सारे हल्के, बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं वो इलेक्शन कमीशन के इस कंडक्ट के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन महज एक हल्के के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी नहीं बना पाया तो अगर कल बहुत सारी नशिस्तों पे जिसमें सूबाई भी और कौमी भी शामिल हैं इलेक्शन करवाने होंगे तो ये इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी के ऊपर भी इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर आप बीइंग मिनिस्टर क्या कहना चाहेंगे? मैं इलेक्शन कमीशन को ज्यादा दोष नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन पे जो है सियासी जमातों ने इन्वेस्ट कितना किया है। हर कोई इसको अपनी मर्जी के लिए चलाना चाहता है। इलेक्शन कमीशन को हम एम्पावर करें ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए, उनको एम्पावर करें, उनको वो सहूलतें दें, उनको वो माली मावनत दें जिसके लिए वो उनको दरकार है। जब तक ये नहीं होगा, बजाय इसके कि हम अपने ड्रामेबाजियों में रहें, इंसानी जान की कोई जो है वो वापसी नहीं होती। मैं समझता हूं कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम इलेक्शन फौज की मदद के बगैर कर सकें। बेशक वो जो है बाहर रहें लेकिन सिक्योरिटी एटलीस्ट उनके हाथ में हो, क्योंकि एक भी इंसानी जान अगर जाती है हमारी आपस की धींगा मुश्किलों की वजह से, क्योंकि पता नहीं ये लोग अपनी इस कुर्सी के लिए लोगों की जानें क्यों लेते हैं। क्या जरूरत थी उन लोगों को, ये बात गौर से सुनिए, क्या जरूरत थी उन लोगों को डस्का में लाने के लिए, मुस्लिम लीग नून को, उनके उन लीडरान को जिनका रिकॉर्ड जो है मॉडल टाउन का वाकई से खून आशाम है, उनको दूर रखते आप। बाकी भी मुल्क में इलेक्शन हुए हैं, हम हमारे नीचे हुए हैं। नौशहरा सबसे अगर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो नौशहरा था। हमने तो वहाँ किसी को कोई ज्यादती नहीं होने दी, ना कुरम में जहाँ हमारी हुकूमतें थी। ये लोग यहाँ क्यों आए, ये सारा किया। और एक और बात मैं आजाद मीडिया से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में एक अपोजिशन लीडर के साथ जो हो रहा है, हलीम आदिल शेख के साथ, ये मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर सिर्फ चलाने के लिए तो हाई कोर्ट गए, आज वहाँ पे हमारे अपोजिशन लीडर पे साम छोड़े जा रहे हैं, उनको ज़दोकोप किया गया है। लेकिन आप एक तनकीद अपोजिशन वालों पे करते थे कि जब कोई जेल में जाता है वो बीमार हो जाता है। कल तो हलीम आदिल भी बीमार हो गए जेल में जाते। आज सुबह मैंने खुर्रम शेर जमान की जो हमारे अपोजिशन लीडर
करते थे। पिछले टर्म में सुनी जब दुख हुआ, मुझे यकीन नहीं है कि बिलावल साहब ने ही इसकी ऑर्डर दिए होंगे। बिलावल एजुकेटेड लड़का है, नौजवान है, मेरे से उम्र में कम है, ऑक्सफोर्ड में तालीम का। ये आपने रिजल्ट निकाला है कि मुराद अली शाह के जरिए उन पे आपने 50 घंटे छोड़े जेल में। एक आज खुरम शेर जमान की वीडियो आई है और वो हलीम आदिल शेख के टांग में जो है स्टीम लगा हुआ है रॉड पहले से, और उसको डिसलोकेट किया गया है और उनको जदोकोब किया गया है, इनको मारा गया है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी की 50 साल हुकूमत के बाद उनके सूबे में हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जिंदगी की जमानत नहीं और उनको जो है हकूक हासिल नहीं है। आप आम सिंधी का सोचें, आम उर्दू स्पीकिंग का सोचें, आम आदमी का सोचें, उसके साथ ये लोग सिंध में पीपल्स पार्टी वाले क्या नहीं करते होंगे। ठीक हो गया। अली मोहम्मद साहब, अब हम सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी बात करें। इस्लामाबाद में अब सेनेट इलेक्शन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया, जो तो राब्ते शुरू हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से भी बड़ी शानदार कैंपेन चला रहे हैं। अगर हम अब्दुल हफीज शेख की बात करें तो हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है या सब बंदी है, उनको जितवाने के हवाले से कितनी मौसर और मजबूत है? देखें, सब पिक्चर में आपको एक बात बता दूं, कहानी सिर्फ एक है। It's Imran Khan versus the rest. Those who have looted and plundered Pakistan for the last 45 odd years, they have all ganged up against the one man. अब आप खुद सोच लीजिए, सारा बर्डन डाल दें इमरान खान के सर पे कि मुल्क को तबाही उसने किया, फिर तो ये लोग ठीक है। लेकिन अगर इमरान खान ने नहीं लूटा था और इमरान खान ने तबाह नहीं किया था, इमरान खान तो सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा है कि पाकिस्तान की सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त बंद करें। वही बात है जो नवाज शरीफ साहब और बीबी शहीद मोहतरमा कहते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट नंबर 23 में। आज क्या जरूरत पड़ गई कि अपने शहीद लीडर और अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर दोनों जमातों से पूछ रहा हूँ, आप उनकी बातों से पीछे हटे हैं। मैंने परसों सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो सेनेट प्रोसीडिंग्स पे उनकी एक मोशन था, उसको राउंड वाइंड अप करते हुए मैंने ये स्पीच में मेन पॉइंट ये उठाया कि इमरान खान तो नई बात नहीं करे, वो तो वही बात करें जो हर पाकिस्तानी की आवाज है कि खरीदो फरोख्त बंद करें। इमरान खान ने तो फैसला दे दिया। लेकिन एक और बात भी दिलचस्प है ना इमरान खान साहब ने, अली भाई, एक और बात भी तो दिलचस्प की कि हफीज शेख साहब को उन्हीं के साबिका वजीर आजम के साथ मुकाबले में लेके आ गए, यूसुफ रजा गिलानी के। ये भी तो दिलचस्प बात है। फॉर मी हफीज शेख इज नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर मी व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि इमरान खान साहब ने अपना एक नुमाइंदा, अपना एक कारकुन जमात का खड़ा किया है। असल में तो सारे लोग इमरान खान साहब के खिलाफ गैंग अप हुए हैं, इनको किसी भी शख्स से कोई मसला नहीं है। ये हफीज शेख को गोद लेके पप्पी मारेंगे अगर ये इमरान खान का बंदा ना हो। असल में इनकी लड़ाई, इनकी दुश्मनी, इनकी मुखालफत इमरान खान साहब से है, क्योंकि इमरान खान वाहिद बंदा है जो इस सारे स्टेटस को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अभी ये जो ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, इसमें एक तो कल मैं समझाना चाहूंगा इन लोगों को, तो हमें समझ में हमारी जरबल मसल है, मैं बता देता हूँ। बोलिए में एक जरबल मसल है कि यो ट्रक इंदवानोला यो चाकू काफी, एक ट्रक खरबूजों के लिए एक चाकू काफी है। इस सारे स्टेटस को मैं कहना चाहता हूँ कि आप तो इमरान खान की बात है, आप लोगों के लिए मेरे जैसा बंदा ही काफी है। इंशाल्लाह हम ना बिकेंगे ना झुकेंगे, चाहे हारे या जीतें, ना खरीदेंगे और ना अपने आपकी तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर भी और कमिटमेंट के ऊपर भी हमें कोई डाउट नहीं है। आप बड़े कमिटेड वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के, और आपके लिए मुझे याद है जब आपको टिकट नहीं दिया जा रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के यूथ ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया था, आपके लिए आवाज उठाई हुई, और हमेशा मेरे साथ आपकी पॉपुलैरिटी पे तो कोई हमें शक नहीं है और कमिटमेंट के भी ऊपर। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। कल जो स्टेटमेंट्स आई है इसमें एक तो मरियम नवाज ने ये कहा कि इमरान खान साहब ने एक इलेक्शन को पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन बना दिया और 2018 का इलेक्शन भी ऐसे ही धुंध में चोरी हुआ जैसे इस दफा धुंध में मामलात को गड़बड़ किया गया। ये मरियम नवाज की स्टेटमेंट थी। और फिर हमें यह भी मालूम है कि बहुत सारी ऐसी सीटें जिस पे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप हारेंगे, जैसे कि केपीके के अंदर, लेकिन आप हार गए। तो क्या सेनेट में भी कोई ऐसा सरप्राइज आपको तो नहीं मिलने वाला कि आप बेफिक्र बैठे और दूसरी जाने मामलात मुख्तलिफ होने जा रहे हैं? अली मोहम्मद खान साहब, मेरी सेनेट की जो तकरीर थी उसमें मैंने इस बात पे वाइंड अप किया कि अगर तो ओपन इलेक्शन होता है, अगर तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है, अगर तो पैसे नहीं चलते, अगर तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, अगर तो दिन की रोशनी में एक आजाद इलेक्शन होता है, हमें सूट करता है। अगर पैसा चला, अगर जमीरों के सौदे हुए, वो भी तो आपने रोकना है ना, हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलके इक़दाम करने। अब आप खुद सोच लीजिए, ये नुक्ता मैं आपके जरिए आवाम के सामने रखता हूँ। एक तरफ वो जमात है जो कहती है कि पैसा ना चले तो हमें फायदा है, दूसरी तरफ वो जमातें जो पैसा चलवाना चाहती हैं। अगर पैसा चला तो हमें नुकसान होगा, अगर पैसा नहीं चलता तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूती से खड़ी रहेगी। और मैं ये समझता हूँ ये इस बात पे दलालत है कि पाकिस्तान की सियासत में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी
और हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ कौन है और उसके हक में कौन है, जो अपनी जमातों की लीडर्स की बातों की भी आज फुला चुके हैं। और जहां तक मरियम बीबी की बात है, सिर्फ ये कहना चाहूंगा वो सियासत करें, जम के करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि खातून उभरती हुई रहनुमा के लिए जो अल्फाज का चुनाव वो कर रही हैं, ये वो तरीका नहीं है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का था। मैं समझता हूँ कि एक लिहाज रहना चाहिए। एक मुल्क के वज़ीर आज़म को जिस तरह वो मुखातिब कर रही हैं, ये उनके शान निशान नहीं है। ठीक हो गया। चलिए अली मोहम्मद खान साहब, सुबह सुबह हमने बड़ी शकील बातें कर ली हैं, अब हम जरा थोड़ी लाइटर बातें करते हैं। वो ये कि आप बताएं कि आप PSL देख रहे हैं, मैचेस को फॉलो कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा इधर से खिसका हुआ हूँ, तो लोग अपने इलाकों को सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले साल कराची को सपोर्ट किया जब पहले बार PSL आया, क्योंकि कराची के हालात खराब थे। मैं उनको मर्दान पेशावर से प्यार का पैगाम देना चाहता था कि मैंने पहले साल पेशावर ज़ल्मे को छोड़ के उनको, अगले साल मैंने क्वेटा की टीम को सपोर्ट किया था, क्योंकि वहाँ इस साल मैं अपनी टीम पेशावर की जो है ज़ल्मे उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन दुआ मेरी सबके साथ है, क्योंकि सारे हमारे प्लेयर्स हैं। मैं खुद प्रोफेशनल क्रिकेटर रहा हूँ और मुझे पता है कि खिलाड़ी जो होता है। अली भाई पहले में आपने कराची को किया, कराची बहुत बुरा हारा था। दूसरा चले क्वेटा PSL जीत गया, लेकिन कल ज़ल्मी भी हार गया। तो ये कहीं जावेद आफरीदी आपको फोन ना कर दें कि सपोर्ट तब्दील करें। जावेद इज जस्ट लाइक ए यंगर ब्रदर, अच्छा छोटा भाई है, वो राब्ते में रहता है हमेशा और मैं उसके लिए दुआ भी करता हूँ। पाकिस्तान की इस एक बहुत ही एक खज़ां रसीदा किस्म के माहौल में वो एक नई जुहद लेके आया है, और खासकर जिस तरीके से वो क्रिकेट को मार्केट कर रहे हैं, तो जावेद का एक और भी मैं आपको कहना चाहूँगा, उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो जिस इलाके से है, ट्राइबल एरियाज में लोगों को बहुत दुख उठाने पड़े हैं, वहाँ बहुत दहशतगर्दी हुई है, हमारे पख्तून वहाँ बहुत दुखी रहे हैं। ये आदमी वहाँ के लोगों को मार्केट कर रहा है और उनको खुशियाँ दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, लेकिन ट्राइबल बेल्ट को दे रहा है। तो वी शुड अप्रिशिएट जावेद अफरीदी, but we should also support all those who are playing good for Pakistan. I pray that may the best team win. थैंक वेरी मच। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और सियासत पे तो गुफ्तगू की, साथ साथ उन्होंने PSL पे भी कह दिया कि वो पेशावर ज़ल्मी को इस बार सपोर्ट करें। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज का मैच कभी भी हो जाता है तो वो सिवाय PTI की कोई जीत नहीं सकता, बिकॉज दे हैव अ कैप्टन, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट की लेगेसी है उनकी, लेकिन दूसरी जानिब यकीनी तौर पर हम सबका ब्रांड है, इसमें कोई पॉलिटिक्स किसी किस्म की नहीं है। सो जो टीम, जो शख्स जिसको भी सपोर्ट करे, वी रिस्पेक्ट। और इन्होंने कहा पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करें। ज़ल्मी पहला मैच अच्छा नहीं खेली, लेकिन अभी तो स्टार्ट है, सो लेट्स सी। अभी पार्टी शुरू हुई है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। इशारा कर रही थी, हम आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन पहले बोलेगा। अच्छा, मैं तो एक दिलचस्प पोस्ट मेरे सामने आगे मेरे किसी दोस्त ने की भी, आपको बता दूं कि जी पिंडी वाले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर हैं, हालांकि उनका रिक्शा भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए ऐसे, लेकिन सपोर्ट अपनी जगह है। शहर कायद में पाकिस्तान सुपर लीग का 6वां सीजन पूरी रंगीनियों के साथ जारी। दूसरे दिन पहला मुकाबला हुआ तो। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से शिकस्त देकर अपना जो कह लें ना आगाज है वो फतह से किया। जबकि दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला गया, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी, वो भी 3 विकेटों से। 3 विकेटों से, बिल्कुल। अगर ये वैसे सुबह सुबह ऐसे इशारे करेंगे, मुल्तान सुल्तान वाले माइंड करेंगे नहीं यार आपकी टीम भी अच्छा खेली, लेकिन ओब्वियसली हम एंड पे बहुत ही अच्छा खेले और सुहेल तनवीर ने कमाल कर दिया। ये देखिए, हम पे माइंड नहीं करेंगे। आज एक मैच खेला जाएगा जिसमें लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने आएंगे। PSL से मुतल्लिक एक्सप्रेस न्यूज पर खुसूसी ट्रांसमिशन जोश जगा दे भी जारी है, आप देखते ही होंगे। बहुत शुक्रिया उसको बहुत ज्यादा पजीराई देने के लिए और हमें पसंद करने के लिए। रोजाना शाम आप मेरे और अरमला के साथ और हमारे बहुत बड़े से पैनल के साथ 5 से 7 बजे तक इस ट्रांसमिशन को देखते हैं, जिसमें मायनाज क्रिकेटर हमारे साथ इमरान नजीर हैं, राना नवीदुल हसन साहब हैं। स्पोर्ट्स तजज़ियाकारों के हवाले से हम बात करें तो बेबाक तजज़िये और तबसरे पेश किए जाते हैं, और मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ होते हैं। इंपॉर्टेंट जो इतनी कह लें ना एनसाइक्लोपीडिया, हमारा एक सेगमेंट भी है, मैंने अपना नाम ले ली, सबसे इंपॉर्टेंट मैं होती उसमें। मिर्जा इकबाल बेग की बात कर रही हूँ मैं, मिर्जा साहब होते हैं हमारे साथ। मिर्जा साहब आप हमें शामिल करते हैं, लेकिन सुबह सुबह एक्सप्रेसो नाजरीन आपके तजज़िये बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सुबह भी अब वही कह लें ना धुआंधार सा एक इंटरेस्टिंग सा तज्जिया दे इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर अरमला और इमरान, और जो आपने प्रोग्राम का नाम है ना जोश जगा दे, तो लगता है कि 7 बजे कल ट्रांसमिशन खत्म हुई, लेकिन आप लोगों का जोश आज सुबह 9 बजे भी वैसे रहेगा, कम नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि अरमला की चूंकि टीम जीत गई है, लाहौर कलंदर्स, मेरी भी लाहौर कलंदर्स टीम है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद इमरान की टीम है, तो दोनों बड़े खुश हैं कि इनकी टीमों ने फतह हासिल की। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, ये मुझ पे इंकिशाफ हो गया कि आप भी सपोर्ट करें लाहौर कलंदर्स को, इसकी कोई वजह खास?
इसकी वजह यह है कि हमेशा मजलूम का साथ देना चाहिए। 4 मरतबा वो बॉटम पे थे और उसके बाद 5वीं मरतबा वो फाइनल में पहुंचे और फाइनल बेशक हार गए, लेकिन इस मरतबा मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे। मिर्जा साहब, आपने वैसे ना ये कुछ दिल पे लगी मेरी बात कि आपने कहा कि मजलूम का साथ देना। इतनी अमीर मजलूम टीम है माशाल्लाह, 4 दफा सीजन बुरे भी रहे लेकिन उसके बावजूद प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी रखा, इतने ज्यादा पैसे भी लगाए और बड़ा कंट्रीब्यूट किया। हाँ, बड़ा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में मिर्जा साहब कलंदर्स ने। बिल्कुल, कल देखे ना, आगा सलमान, एक फास्ट बॉलर मोहम्मद सलमान, अहमद दानियाल, ये सब इनकी प्रोडक्ट हैं जो कल खेले। और इसका मतलब ये हुआ, और उससे पहले भी जितने निकले, हारिस रऊफ जो है वो भी इनकी प्रोडक्ट है। बेशुमार प्लेयर्स इनके पास। एक जमाने में उस्मान कादिर भी थे इनके पास लाहौर कलंदर के, लेकिन अब वो चले गए। मैं हैरान हूँ कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स ने न तो इमरान ताहिर को खिलाया न उस्मान कादिर को खिलाया। मुझे लगता है कि नेशनल स्टेडियम कराची की जो विकेट है इमरान, उस पे अभी जो इब्तिदाई 3 मैचेस हुए उनमें स्पिनर्स का कोई इतना अमल दखल नजर नहीं आ रहा। फास्ट बॉलर जो है वो ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। लेकिन सुहेल तनवीर की आपने बात की, मलिक सुहेल तनवीर, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक, और उन्होंने कल आखिरी ओवर में, सेकंड लास्ट ओवर में जो 19 रन दे दिए, वहीं से मैच जो है वो पलट गया। आपके ख्याल में ये रन उनको पड़ गए या उन्होंने दे दिए मिर्जा? देखिए, एक दो तो फील्डिंग मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन सुहेल तनवीर बड़े स्पेशलिस्ट हैं T20 के। अनऑर्थोडॉक्स उनका स्टाइल है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, डिसेप्टिव उनका एक्शन है। मैं हैरान हूं कि सुहेल तनवीर ने सेकंड लास्ट ओवर में 19 रन कैसे दे दिया। आप उनके चेहरे के तासुरात देख रहे होंगे, कल जब मैच आ रहे हैं बड़े गुस्से में थे। उन्हें मैं बहुत कम देखता हूँ गुस्से में। सही हो गया मिर्जा साहब। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जीत गया, लाहौर कलंदर्स भी जीत गया। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है। क्या लगता है, क्या किस टीम का पलड़ा भारी है? लाहौर कलंदर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है मैच जीतने से? बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स के पास मोहम्मद हफीज जैसा सीजन कैंपेनर मौजूद है। कल 33 रन पे नॉट आउट रहे हफीज और वो अपनी टीम की कश्ती को किनारे तक ले जाने में कामयाब हुए। फिर राशिद खान, देखें आप, जो अफगानिस्तान का लेग स्पिनर आया, उसने बॉलिंग भी की और बैटिंग भी बड़ी अच्छी की। तो लाहौर कलंदर्स ट्यून अप हो गई है और उसका मोरल अप है। कोयटा की टीम अपना पहला मैच कराची किंग्स से हार गई है। इफ्तिताई मैच बिखरी नजर आ रही है। क्रिस गेल सिर्फ 2 मैच खेलेंगे, आज भी खेलेंगे। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हैरत की बात है कि क्रिस गेल के होते हुए सरफराज अहमद टॉम बेंटन के साथ कैसे इनिंग्स ओपन करने आ गए। तो आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को अगर कम बैक करना है तो उन्हें फाइट करना होगी, लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर्स को जो है ना, थोड़ा सा एज और थोड़ा सा एडवांटेज हासिल होगा। अच्छा, इब्तदाई तकरीबन सभी मैचों में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो दूसरी दफा खेल रहा है, जो सेकंड बैट कर रहा है मिर्जा साहब, वही जीत रहा है। तो इसका मतलब है टॉस बड़ा वाइटल होता जा रहा है जो मैच गुजर रहे हैं। जी, टॉस भी वाइटल होता जा रहा है। लोग कह रहे थे कि शायद कराची में ओस पड़े इमरान, लेकिन वो जो सुपर सॉपर है वो चलाते हैं। मैं तो स्टेडियम में होता हूँ तो इतनी ओस नहीं गिर रही। और आपने बिल्कुल सही कहा, टीमें जो है वो टारगेट लेकर खेलना चाह रही हैं, क्योंकि ये विकेट जो है ये बिल्कुल आइडियल विकेट है T20 की, कि जिस पर ना तो गेंद नीचे रह रहा है, बाउंस बड़ा इवन है, बैट्समैनों के लिए स्ट्रोक खेलने के मौके हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए भी मौके। तो मैं समझता हूँ कि टॉस जो टीम जीत रही है वो टॉस जीतकर जो है वो हमेशा हदफ के ताक़ुब के लिए जाना चाह रही है। यकीनन ये हर टीम की स्ट्रेटेजी है। अब तक तीनों मैचेस में आपने बिल्कुल सही कहा इमरान, जो अब तक तीनों मैच हुए, उन तीनों मैचेस में बाद में जो बैटिंग करने वाली टीम जो थी वो कामयाबी से हमकिनार हुई। अच्छा, इसमें मिर्जा साहब एक और बड़ा टेक्निकली पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, इस हवाले से भी बताइएगा। जो टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप होता है उसके ऊपर तो सभी टीम्स के जो बॉलर्स हैं वो काम करते हैं और देखते हैं कि किस बैट्समैन की कौन सी खामी है और उसके मुताबिक फिर अपनी बॉलिंग स्किल्स को लेकर आते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप तकरीबन नाकाम हो रहा है। कल अगर हम महज रिजवान की बैटिंग के अलावा बात कर लें, जो नीचे मिडिल ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर है उसका किरदार ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आपको लगता है कि अब इसके हवाले से बॉलिंग स्ट्रैटेजीज भी चेंज करना पड़ेंगी टीम्स को, ऐसा लग रहा है? देखिए, दरअसल टॉप ऑर्डर इसलिए इब्तिदा में नाकाम हो रहा है कि इब्तिदाई 6 ओवर्स में सिर्फ 2 फील्डर जो है वो सर्किल के बाहर होते हैं। तो कोशिश यही होती है कि इब्तिदाई 6 ओवर्स में मैक्सिमम रन स्कोर कर लिए जाए और उसी चक्कर में बैट्समैन आउट हो रहे हैं। शर्जील खान को देखे, कराची किंग्स से खेले, एक चौका लगा के LBW आउट हो गए। इसी तरीके से अगर आप दूसरी 2 टीमों को देखें, इनमें भी यही हुआ कि इब्तिदाई बैट्समैन जल्दी आउट हो गए। तो मैं समझ रहा हूँ कि बैट्समैन जो है एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, लेकिन टीमें काम कर रही हैं। कोचेस बड़े सबके कॉम्पिटेंट हैं, बड़े जबरदस्त कोचेस हैं। योहान बोता इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं,
फिर मुल्तान सुल्तान्स के एंडी फ्लावर हैं, फिर कराची किंग्स के कोच जो आए हुए हैं हर्षल गिब्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मोइन खान है, तो सब काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स के आकिब जावेद सब काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इमरान जूजू ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, टोटल तो 34 मैचेस होने, लेकिन जूजू टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट करेंगे। ठीक हो गया मिर्जा साहब, हमने लास्ट मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के देखा था कि सरफराज खुद आए थे एज एन ओपनर और उसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया कि इनको अभी इस तरह से नहीं आना चाहिए था, जो भी मामला थे। आज का जो लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच है, आपको क्या लगता है सरफराज फिर से ओपन करेंगे या कुछ चेंजिंग आएगी टीम के अंदर? अब तो मुझे लगता है इमरान अरमला जो है वो क्रिकेट एक्सपर्ट बनती जा रही है, पूरा होमवर्क करके आती है, ये लगता है। लेकिन सरफराज की आपने बात की, अरमला उन पे प्रेशर बहुत है क्योंकि वो टीम से बाहर है। रिजवान रन्स कर रहा है, कल भी रिजवान टीम से ही बाहर हो गए, वो टीम में भी नहीं थे। रिजवान ने बहुत सारे ऐसे फ्लॉज थे जिन पर रिजवान को काम करने की जरूरत है। और आफरीदी की बात की ना आपने, तो कहते हैं ना कि चिराग जो है वो बुझने से पहले जो है भड़कता है, तो आफरीदी ने कल कितनी अच्छी देखे बॉलिंग की, उन्होंने एक रन आउट किया, कैच लिया, अगर बैटिंग में जल्दी आउट हो गए। तो मुझे लग रहा है कि आफरीदी दिल और जान से कोशिश कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान को आगे लेकर जाएं। कई टीमें बदल चुके हैं, कराची किंग्स से वो खेले, शायद टीमों से खेल चुके हैं। रिदम आफरीदी का नजर आ रहा है, तो आपको लगता है कि आफरीदी कैन बी वन ऑफ द बॉलर्स जो कि बहुत ज्यादा डिसमिसल्स कर सकता है, विकेट्स ले सकता है PSL 6 में, आपको लग रहा है? बिल्कुल सीजन कैंपेनर है। अब अक्टूबर में आफरीदी को पूरे 25 साल हो जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू किए हुए। 2 अक्टूबर 1996 को उन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था कीनिया में, और 4 अक्टूबर 1996 को उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर वनडे क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आए। वो तो एज अ बॉलर गए थे, लेकिन वहां पर उनकी बैटिंग आ गई और उनका जो है वो किस्मत का सितारा चमक गया। तो अब आफरीदी डेफिनेटली वो सीजन कैंपेनर है, T20 के स्पेशलिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी टीम में मौजूदगी जो है मुल्तान सुल्तान के लिए काफी फायदेमंद है। अब हम ये सोच रहे हैं मिर्जा साहब, सब कुछ तो हमने आपसे भी पूछ लिया, शाम को हम क्या पूछेंगे? चले, आई होप वी विल हैव सम न्यू कंटेंट। तैयारी जी, मैं और तैयारी करके आऊंगा। जिस तरह कल मैंने राशिद खान का बताया ना कि इनका नाम राशिद अरमान था जब ये इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ते थे, फिर उसके बाद ये अफगानिस्तान चले गए अपने वालिदैन के साथ, तो कुछ और रिसर्च करूंगा। मिर्जा साहब, यू नेवर डिसअपॉइंट सर, यू नेवर डिसअपॉइंट। हमें मजीद आपसे डबल ट्रिपल तैयारी करके आनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपसे भी सवाल करने हैं। शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर तज्जिया करे थे, और आज के मैच के हवाले से तो बात होगी शाम को हमारी ट्रांसमिशन। और इससे एक चीज तो साबित हो गई कि जो हमारे पास एक्सप्रेस न्यूज पे इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। मिर्जा इकबाल सब हमारे पास। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्क भर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं और कोरोना के मस्बत केसेस और अमवात का सिलसिला भी अभी तक नहीं थमा। इसके साथ साथ हुकूमत कोरोना से बचाव के लिए मुख्तलिफ ज़राए से जो वैक्सीन है उसको लाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। चीन के तैयार करदा साइनोफार्म वैक्सीन फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगाने का सिलसिला जारी है, हमने आपको बताया भी था, लेकिन वैक्सीनेशन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। बिल्कुल, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की बात कीजिए तो वैक्सीन लगवाने में थोड़ा वो रिलक्टेंट हैं, थोड़े झिझक का शिकार है। अब तक इस्लामाबाद समेत सूबों को 3 लाख के करीब से 14,000 से ज्यादा वैक्सीन जो है वो फराम कर दी गई है, लेकिन इसमें ताल 70,000 डोजेज इस्तेमाल हुई हैं। उधर NCOC के मुताबिक कोवैक्स पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर 2 करोड़ 27 लाख वैक्सीन की डोज फराम करेगा, जिसमें से मार्च के इख्तिताम तक वैक्सीन की जो कह ले 5.6 मिलियन डोजेज हैं, 5.6 मिलियन डोजेज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, और जून के इख्तिताम तक 17.1 मिलियन वैक्सीन फराम कर दी जाएगी। और इस हवाले से हम बिल्कुल इस पे बात भी करेंगे। और हमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये कि तकरीबन सितंबर तक 35% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। आइंदा 3 माह के दौरान भी फाइजर की वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान मौजूद है। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं और इसी के लिए हमें डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा बात करते हैं, सीनियर हेल्थ प्रोफेशनल हैं, कि वो इस पे क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह सुबह आपने हमें वक्त दिया, तो आपको सुबह बखैर। दूसरा ये कि अभी ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसके जो रिजल्ट्स आए हैं अब तक, खास तौर पर लोगों को इस जानिब और हेल्थ प्रोफेशनल्स को माइल करने के लिए कि वो खुद को वैक्सीनेट करवाएं, आप बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल किस हद तक उससे मुत्तफिक हैं और किस हद तक उससे मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया जी कि इतने अहम मसले पे आपने मुझे मौका दिया कि आपसे बात करें और आपके नाज़रीन से बात करें। सर, थैंक यू। देखते हैं,
प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स टेस्टिंग। हमें जो भी बात करनी है एविडेंस बेस्ड करनी है, और एविडेंस है कि हमने 18,000 वॉलंटियर्स का इसी यूनिवर्सिटी में जहां मैं बैठा हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ ने ट्रायल कंडक्ट किया है, और प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल था, डबल ब्लाइंड ट्रायल था, और आधों प्लेसिबो लगी यानी कि सेलाइन लगा, पानी लगा, और आधों को वैक्सीन लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तानीज की जसामत के लोग जो अपनी जेनेटिक्स और अपनी इन्वायरमेंट में उन्होंने बहुत अच्छा टॉलरेट किया। एक भी कोई सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ। माइल्ड से हुआ 5% को बुखार, नज़ला, जुकाम, जिस्म टूटना 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो अच्छी चीज है कि जो रिजल्ट इसका इंटरिम रिलीज हुई है, क्योंकि ऑनगोइंग स्टडी है, ये 1 साल चलनी है। जो इंटरिम रिलीज हुई वो बहुत ही इनकरेजिंग थी कि वैक्सीन ने 100% प्रिवेंट किया सीरियस डिजीज, यानी कि हाँ जी 100% पाकिस्तानी इन 18,000 के सैंपल साइज में प्रिवेंट हुई सिवियर डिजीज, और 76% को ये प्रिवेंट हुई ट्रांसमिशन कि आपके जब आपको वैक्सीन कर दी गई तो आपके 28 दिन के बाद कोरोना वायरस आपकी बॉडी में नहीं एंटर हो सकी। तो ये बहुत इंकरेजिंग चीज है, और मेरा ख्याल है कि देखें, मैं इस पेंडेमिक को 3rd वर्ल्ड वॉर कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ कि जहाँ 30 लाख बंदे इंसानों की जान जो चीज ले जाए वो डेफिनेटली 3rd वर्ल्ड वॉर ही होगी। और इसका जो खात्मा है वो इफेक्टिव और सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ही मुमकिन है। दैट्स द ओनली लाइट अगेन आफ्टर दिस लॉन्ग डार्क टनल, जहाँ पे हम बहुत सारे अपने चाहने वालों की, इंसानों की कुर्बानी दी, और वो तब जब हम 75% आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे अपने मुल्क में। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने मेंशन भी किया, लेकिन हम देख रहे थे कि प्रायोरिटी बेसिस पे फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स को रखा गया और कहा गया कि सबसे पहले इनको लगाई जाएगी, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में ये जो कह लें फ्रंट लाइन पे तमाम लोगों को, बिल्कुल फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टिल एक कॉन्फिडेंस लेवल इन लोगों का जो है बहाल करना, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि इनमें रिलक्टेंसी है, वो उस तरह से खुलकर वैक्सीन या वॉलंटरली वैक्सीन नहीं लगवा रहे, तो इस कॉन्फिडेंस को बहाल करना कितना जरूरी है और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखें, मैं क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हूं और आईसीयू में काम करता हूं, कोरोना के आईसीयू में, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में बहुत किस्म की डेथ सर्टिफाई की होंगी, लेकिन कोरोना की एक अनोखी डेथ और बहुत पेनफुल डेथ है कि देखें, आपको सांस नहीं आ रहा और आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक एक सांस के लिए, और उस पे अलमिया ये होता है कि आपके बेटा बेटी, आपके माँ बाप आपके करीब नहीं खड़े हुए होते, वो रो नहीं रहे होते, कुरान पाक की तलावत नहीं कर रहे होते, तो आइसोलेशन में आपकी डेथ होती है, और उसके बाद आपके बहाम होते हैं कि आपकी डेड बॉडी को कोई हाथ लगाएगा, बरियल होगा कि नहीं। मुझे वैक्सीन से तो डर नहीं लगता, कोरोना की मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो हमें हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखना है, जहां पे विद इन पाकिस्तान 2 से 3 जिंदगियां हर घंटे में चली जाएं, और इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। और ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि जब भी हम कोई अच्छी चीज करते हैं, बुरी पे तो जाहिर है हमारी पूछगिछ होनी चाहिए, जब भी हम कोई अच्छी चीज करते हैं तो सोशल मीडिया वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं या मुल्क के खिलाफ इंटरेस्ट हैं, वो एक सोचे समझे प्लान के जरिए एक मिसपरसेप्शन क्रिएट करता है, और मेनी टाइम मिसपरसेप्शंस आर समटाइम्स स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो रियलिटी तो ये है कि ये जो वैक्सीन प्रोग्राम्स हैं ये एंटायरली सेफ हैं, चाहे आप आरएनए मैसेंजर वैक्सीन की बात करें जिसकी आप कर रहे थे, फाइजर या मॉडर्ना, या रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन की बात करें जिनका हमने ट्रायल किया है, जो कि मोस्टली चाइना से ओरिजिनेट हुई हैं, तो जो भी आप वैक्सीन का ट्रायल देखें इसकी सेफ्टी एस्टेब्लिश्ड है। ठीक, ये एक तो डॉक्टर साहब मिसाल आपने बहुत ही अच्छी दी, आपने कहा कि कम से कम जितने भी साइड इफेक्ट्स, पहले तो इतने हैं नहीं, लेकिन जितने भी हों कम से कम उस पेनफुल डेथ से या उस पेनफुल डिजीज से बहुत हद तक बेहतर है वैक्सीन लगवा लेना, जो आपने अपनी आंखों देखा हाल देखा है बीइंग अ सीनियर डॉक्टर। अच्छा, दूसरी जानिब आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि 100% प्रिवेंशन है, तो इसकी प्रिवेंशन को कैसे कंफर्म करें हम आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड? कौन सा प्रोसीजर है? क्या जो पेशेंट है या जो जिसको वैक्सीन लगाई जाती है वो टेस्ट के लिए जाता है? आपकी रिकमेंडेशन क्या होती है जिससे वी कैन मेक श्योर कि अब काफ़ी हद तक हम अल्लाह के करम से सेफ हैं कोरोना से? समझने वाली चीज ये है कि जितनी भी वैक्सीन हैं, इस वक्त 93 वैक्सीन फेज 3 ट्रायल से गुजर चुकी हैं,
ये वैक्सीन वायरस को टारगेट नहीं करती हैं। जो आपकी जिस्म में जब हम एंटीजन डालते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम की, वो वायरस की एंटीबॉडीज नहीं होती। अनलाइक के जैसे आपको बुखार हो गया कोरोना का, तो वायरल एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एंटीवायरस। ये वो नहीं है, ये एक वायरस का एक हिस्सा है, स्पाइक्स, इसके ऊपर जो कांटे हैं सिर्फ उनकी ग्लाइकोप्रोटीन एस के अगेंस्ट बनती हैं। और उसका फायदा ये है कि अगर वायरस म्यूटेट भी कर जाए, जैसे कर रही है, B117 म्यूटेशन हैं, तो ये फाल रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ उन कांटों को टारगेट कर रही है वैक्सीन, ताकि उन कांटों की अहमियत ये है, जब सांस से वायरस जाती है, उन कांटों से उसने बॉडी के अंदर एंटर होना है स्पाइक प्रोटीन्स के जरिए। स्पाइक प्रोटीन्स ने अटैच होना है ACE2 रिसेप्टर्स में, हमारे लंग्स की जो ब्रोंकियल ट्री है वहां पे। तो वो जब डैमेज हो जाएंगे तो वायरस नकारा हो जाएगी, आपके जिस्म में एंटर नहीं हो पाएगी। तो इन स्पाइक प्रोटीन्स को चेक किया जा सकता है 28 दिन बाद। आप एलाइजा बेस्ड किसी भी लैब से ऐसे करा सकते हैं। वो ऐसे ना कराइए जो एंटीबॉडीज आपके बीमारी के बाद आप चेक कराते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन एस की एंटीबॉडीज हैं स्पेसिफिकली, और इनको चेक किया जा सकता है कि ये प्रोटेक्टिव लेवल से कितनी ज्यादा है। लेकिन असल चीज ये है कि ये आपको प्रोटेक्ट करती है ओवर द ईयर। और ये मेरा ख्याल है कि ये हर्ड इम्यूनिटी जब हमने क्रिएट करनी है 75% वैक्सीनेशन करके, उसको अगर हम बहुत भी जल्दी करें तो 2-3 साल का अरसा है, तो हमें SOPs को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद अकरम। एक तो इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू। आप जैसे जो सीनियर डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने बहुत खूबी से अपना फर्ज ऑन ग्राउंड भी अदा किया है, बीइंग प्रैक्टिकल इनटू द मेडिकल फील्ड, और यहाँ पे भी मीडिया के ऊपर भी लोगों की राय बनाने के लिए। सो यू डिजर्व लॉट्स ऑफ प्रेजेस सर। थैंक यू वेरी मच आपने, और हमारे साथ आप मौजूद रहे डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको मालूम है कि एक मिक्स ब्लेंड होता है हमारा शो। हम हर किस्म के मौजूआत, खास तौर पे जो उस दिन के लिए अहम होते हैं, उसमें हम बात करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे। आज अगर आपने हमारा एक्सप्रेस अखबार पढ़ा हो तो उसकी लीड पे तो अफगानिस्तान के हवाले से खबर है, लेकिन इसी के ऊपर एक बड़ी अहम खबर FATF के हवाले से भी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान जून से FATF की ग्रे लिस्ट में जून 2018 से इसमें शामिल है। और गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2020 को FATF का पेरिस में 3 रोज़ा इजलास हुआ था। इस इजलास में 27 नुकात पर एक्शन प्लान का जायजा लिया गया था। और FATF के हवाले से ही हम अगर बात करें, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 21 नुकात पर कामयाबी से अमल किया है, जबकि बकिया 6 नुकात पर अमल दरामद के लिए अब तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया था। आज से 3 रोजा वर्चुअल इजलास हो रहा है जो 24 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आलमी माली निज़ाम को लाखतरात के तदराक पर भी गौर किया जाएगा। और इजलास के हवाले से मज़ीद बताएं तो IMF, वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारे और किन ममालिक, जो कौन कौन से ममालिक इसमें शिरकत करें। और इसके बाद इजलास के बाद 25 फरवरी को फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या पाकिस्तान को एक्शन प्लान पर मजीद काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, इंपॉर्टेंट स्टोरी एक अफगानिस्तान के हवाले से है, जिसमें अमन के लिए रूसी कोशिशों का उन्होंने जिक्र किया है। उनका ये कहना है कि रूस ये चाहता है कि अबूरी हुकूमत तमाम ग्रुप्स जो कि वहाँ पे मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन पर मुश्तमिल बनाया जाए और उसके बिना पे एक अबूरी हुकूमत कायम की जाए। इसके प्रोग्राम, इस सेशन के दूसरे हिस्से में हम कामरान यूसुफ साहब से इस हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन पहले FATF पे बात करेंगे। सीनियर तजियाकार है और हमारे एंकर पर्सन भी हैं। कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जिन नुकात के ऊपर अमल दरामद करना बाकी था या सवालिया निशान मौजूद था, हमने कुछ सबमिशंस की हैं अपनी, आपकी इत्तलात क्या है? वो सबमिशंस काफ़ी होंगी कि हम ग्रे लिस्ट से निकल के वापस आ जाएं, या फिर हमारे लिए सिचुएशन सेम रहेगी? देखें, जहाँ तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तो ये समझता है कि वो जो प्रोग्रेस है वो इतनी है कि इसको ऑब्जेक्टिवली देखा जाए और FATF जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो FATF मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, और उनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, क्योंकि टेक्निकल प्रोसेस है, कि उनका इस बारे में क्या नुक्ता नज़र है, क्या वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से और या उसकी तायीद करेंगे, ये मेरे ख्याल में देखना बाकी है। जो बज़ाहिर जो मेरे यहाँ पर सिफारती ज़राए या जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, कुछ जो डिप्लोमेट से बात हुई, वो पाकिस्तान से सिंपथाइज तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बहुत डिपेंड करता है कि अगर तो जो FATF के एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान की इस राय से इत्तेफाक करते हैं तो पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के चांसेस बड़े रोशन हैं। लेकिन इवन पाकिस्तानी हुकाम भी ये कहते हैं
कि शायद ये जो मीटिंग हो रही है आज से, इजलास जो शुरू हो रहा है, इसमें ये तवक्को रखना कि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, ये मेरे ख्याल में जरा ज्यादा विशफुल थिंकिंग है। बेस्ट केस सिनेरियो पाकिस्तान के लिए यही है कि जून में अगर हम टारगेट करें तो शायद उस वक्त वहां से ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि जो फैटफ के कंट्रीज हैं वो किस तरह से पाकिस्तान का केस ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग और टेंसिंग के हवाले से बात करें तो आप हुकूमत के जो कह लें स्ट्रैटेजी है या इनके इकदाम है उस हवाले से ये कितने तसल्ली बख्श है, कितने आप मुतमईन हैं? देखें 27 नुकाती प्लान जिसका आपने खुद भी जिक्र किया और 21 जो पॉइंट्स हैं उस पर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है, तो ये खुद फैटफ की अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए पाकिस्तान ने तो काम किया है। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखें कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं कि गुज़श्ता कई माह से आपके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो कवानीन है उनको सख्त किया है, जिसकी वजह से लोगों के पास ऑप्शंस अब कम हुए हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से हवाला हुंडी के जरिए से पैसा मुल्क के अंदर भिजवाएं, तो पाकिस्तान को उसका फायदा भी हुआ है। लेकिन जो 6 बाकी नुकात हैं आई थिंक वो ज्यादा क्रिटिकल भी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है या अमेरिका है जो उस पर सवालात भी उठाता है, वो बुनियादी तौर पर हमारे जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, यानी कि जो हार्ड और टेररिस्ट हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हम उनको सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, या जो सजाएं देते हैं तो वो इतनी सस्टेनेबल नहीं होती। तो ये वो एरिया है जिस पर पाकिस्तान ने हालिया महीनों में काम भी किया है। कुछ अगर आप देखें कलादम तंजीमों के जो सरबराह थे उनको सजाएं भी दी हैं और अच्छी खासी सजाएं दी हैं, लेकिन अभी भी जाहिर है कि भारत उसके शकूक व शुबहात से देखता है। अच्छा, उस सारे प्रोसेस को पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है कमरान, इसमें बड़ा अहम नुक्ता है, थोड़ी सी गुफ्तगू दूसरी जानिब चली जाएगी, लेकिन इसमें मैं चाहता हूं आप कमेंट करें, चूंकि हमने जिक्र किया पाकिस्तान के ऊपर तो कलदम तंजीमों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी होता है, बाय नेम जाके इंडिया नाम भी लेता है और अमेरिका के अंदर भी तस्करे होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द टेरर दैट इज बीइंग डन बाय इंडिया इन पाकिस्तान, इस पे बात इंटरनेशनल वर्ल्ड नहीं करती है। हमने कुलभूषण जाधव की सूरत में हमारे पास उनका दहशतगर्द कमांडर मौजूद है जो कि उनका सर्विंग ऑफिसर है जो दहशतगर्दी के लिए आया था, फिर हमने डोजियर्स रिसेंटली उनके हवाले किए, आपको भी मालूम है इस चीज़ का, उसके बावजूद दुनिया टस से मस इंडिया के हवाले से नहीं होती है। तो क्या आपको लगता है कि हम जो अपनी सबमिशंस करवा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें इस हवाले से भी लॉबिंग करनी चाहिए कि भारत को भी तो कम से कम कोई चैलेंजिंग टाइम मिले पाकिस्तान की तरफ से? देखें ये बात तो बिल्कुल हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब जो रियल पॉलिटिक्स होती है ना वो असूल की बुनियाद पे नहीं चलती। मतलब ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये कहना कि भारत बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आप एक यार्ड स्टिक या पैमाना अपनाएं जो पाकिस्तान के लिए अपनाया है तो जाहिर है कि फिर भारत को भी फैटफ की ग्रे लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो रियल पॉलिटिक्स होती है उसमें मफादात जो हैं वो लोग अपने पहले देखते हैं। अमेरिका और जो बाकी ताकतें हैं उनको पता है कि अगर भारत के खिलाफ इस तरह का हम एक्शन लेंगे तो उनके जो अपने मुआशी इंटरेस्ट हैं वो हर्ट होंगे। उसके अलावा जो उनके अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो चीन के हवाले से हों, उनको भारत का साथ चाहिए। तो मेरे ख्याल में वी हैव टू लिव विद दिस। हाँ, ये जरूर है कि हमें गाहे बगाए जो भी जितने इंटरनेशनल फोरम्स हों उस पर बात जरूर करनी चाहिए कि जो दुनिया का डबल स्टैंडर्ड है उसको एक्सपोज जरूर करना चाहिए। प्रैक्टिकली उसका कितना इम्पैक्ट होता है ये मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने इस हवाले से फैसले करने हैं वो भारत के बहुत करीब है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी आज की लीड स्टोरी जो एक्सप्रेस रोजनामा में छपी है, मेरे सामने भी है इस वक्त के दो मायदे के तहत अमेरिका को 1 मई तक अफगानिस्तान से फौज निकालना है। ताहम अब जो रशियन एफर्ट्स हैं, जो रूसी कोशिशें हैं क़याम अमन के लिए वो तेज़ हो गई हैं और इसमें रूस इंगेज करना चाहता है। और आपने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान ने इसके लिए हामी भरी है। ईरान, चीन और दीगर जो ममालिक हैं इस ग्रुप के वो भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। एक तो ये कि इस खबर की सिग्निफिकेंस क्या है मौजूदा हालात के अंदर जब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हुई है, और आपने ये भी लिखा है कि मुमकिन है कि अमेरिका इसका हिस्सा बने, मुमकिन है न बने, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा उस माहदे के ऊपर जो दोहा के अंदर हुआ था क़याम अमन को लेकर? देखें, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि रूस अभी भी दो के उस तरह की ताकत तो नहीं है जो माजी में था, लेकिन अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी वो अपने आप को एक इम्पोर्टेंट प्लेयर समझते हैं। और ये पहला मौका नहीं है, माजी में भी इन्होंने इस तरह की कोशिशें की हैं। 2018 में भी इसी तरह की एक मीटिंग हुई जिसमें पहली दफा तालिबान को एक इंटरनेशनल फोरम दिया गया, वहां पर जाकर वो अपनी बातचीत कर सके। उस वक्त पाकिस्तान ने शिरकत की थी, ईरान ने, चीन ने भी शिरकत की थी और अमेरिका ने एज एन ऑब्जर्वर वहां पर शिरकत की थी। अब ये प्रोसेस जो है वो या रशिया का जो किरदार है वो क्यों इंपॉर्टेंट है
क्योंकि अगर आप रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये इमीडिएट नेबर्स हैं अफगानिस्तान के और इनके डायरेक्ट स्टेक्स हैं और इनके एक कंसेंसस है इंटरनल कि वो समझते हैं कि अफगानिस्तान का जो हल है वो सियासी है और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर पायदार अमन हो, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के अंदर ड्यूरेबल पीस ना हुआ तो ये जो 4 ममालिक हैं सबसे ज्यादा ये इफेक्ट होंगे। एक तो ये बड़ा है, तो इसी वजह से पाकिस्तान ये समझता है कि रूस के एक लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं और पाकिस्तान कोई भी कोशिश जो अफगानिस्तान के लिए हेल्पफुल साबित। अच्छा, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, अबाउट 30 सेकंड्स वी हैव। पाकिस्तान अगर रशिया के इस प्रोसेस के अंदर शामिल होता है तो दूसरी जाने पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है उन मुज़ाकरात का जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान हो रहे थे, तो पाकिस्तान की पोजीशन कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी जो बाइडन के सामने, जो कि नए प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के? देखिए, इसको इस तरह से देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान अगर रशिया के इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो हम अमेरिका के साथ ताउन कर रहे हैं उससे पीछे हट रहे हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेट्स हैं जिस पर काम कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी में आप किसी एक ऑप्शंस पे नहीं, मल्टी जो ऑप्शंस है उस पर काम कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो अमेरिका के साथ भी और जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान की अमन की कोशिश करना चाहता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई एक आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर। ठीक हो गया, बहुत कामरान यूसुफ क्या अर्ली इन द मॉर्निंग आपने इतना डिटेल तज्जिया दिया इस हवाले से। अभी मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल, और अब बारी है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तनसर रहम ताड़ साहब और वकार अहमद मलिक इस सन के बहुत ही जबरदस्त नावल और सिंध बेहतर रहा पर कुछ डिस्कशन करें। तो देखते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा जो किताब मौजूए गुफ्तगू है वो और सिंध बेहतर रहा है। इसकी 2 किस्तें हो चुकी हैं और ये एक तशनगी है जो कि बढ़ती जा रही है और सिंध का अहाता करना, उसकी तहजीब का अहाता करना, उसकी खूबसूरतियों का अहाता करना मुमकिन नहीं है। तो भारत सिंध पे हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। तार साहब, मेरा सवाल ये है कि मोहनजो और हड़प्पा के साथ आपकी मोहब्बत, यानी इस खित्ते के साथ, जो तारीख के साथ आपकी जो मोहब्बत है वो आपकी तहरीरों में शदीद तौर पे नुमाया नज़र आती है और इस हवाले से हम शायद बहाव को एक नुमाइंदा आपकी तहरीर भी कह सकते हैं। तो क्या आप जब सिंध का सफ़र कर रहे थे और ये सिंध यात्रा में आपने बहाव की एनक से भी देखा ये सब कुछ? अच्छा वकार, मैं आपको एक राज में शरीक करना चाहता और वो राज ये है जी कि जब मैंने बहाव लिखा तो कई मरतबा कह चुका हूँ कि बहुत रिसर्च की मैंने जी जी, और जाहिर है कि मोहनजोदारो पे भी की, हड़प्पा पे भी की। अच्छा, बुनियादी तौर पे इट वाज कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन प्री पार्टीशन जी जी, और जो मोहनजोदारो है वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक शहर कहलाता था। तो मैंने हड़प्पा तो देखा हुआ था लेकिन मैंने मोहनजोदारो नहीं देखा हुआ था जब मैंने मोहनजोदारो के बारे में एक नावल लिखा, यानी बहाव। अब मुझे ये भी एक था जो सिंध जाने का जो एक बहुत बड़ी कशिश थी, वो ये थी कि मैं जाके उस शहर को देखूं तो सही जिसको मैंने बयान किया है, उसकी फुल ग्लोरी में और उसके आर्किटेक्चर में और उसकी सारा जोग्राफी में और उसके मौसमों को, कि क्या वो वाकई ऐसा है, सिर्फ तहकीक से या फैंटसी से जो मैंने शहर तख्लीक किया है। अगर मैं वहाँ गया तो कहीं ये ना हो कि वो एक मुख्तलिफ शहर हो। तो मोहनजोदारो का तजुर्बा बहुत शानदार था। सही। वो इसलिए कि मोहनजोदारो वैसा ही था जैसा कि मैंने उसे बयान किया, सिर्फ एक फ़र्क था कि उसमें जो सुर्खी थी ईंटों की वो बढ़ती जाती है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसका कोई रेडिश था सारा जो लुक थी, जिस तरह रोज रेड सिटी ऑफ पेट्रा है उर्दन का, कि उस मतलब है कि गुलाबी शहर कहलाता है। तो मोहनजोदारो का भी ओवरऑल जो इम्पैक्ट था वो एक रोज रेड सिटी का था, रोज रेड सिटी जो खंडर हो गया। सर, सिंध की हम बात करें तो वहाँ की जो दरगाहें हैं या वहाँ पे जो मज़ारात हैं वो उस लैंडस्केप का, उनके कल्चर का एक बहुत ही लाजमी जुज़ नज़र आते हैं। तो अगर मैं ये सवाल करूं कि जो दानिश हम देखते हैं सिंध की सरजमीन में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो दानिश है ये बेसिकली जो इसका मंबा है ये वही दरगाहें हैं, यही मज़ारात हैं, यही बुज़ुर्ग हैं जो कि सोर्स हैं इतनी बड़ी दानिश का जो कि हमें सिंध में नज़र आती है।
मैंने सबसे एट ईज जो महसूस किया जी, वो सचल सरमस्त के यहाँ किया, क्योंकि आई डोंट नो कि भाई फिर मैंने उनका कलाम पढ़ा, जमील ने मुझे भेजा उनका, शायर हफ्ज़ुबान कहलाते, और बिलीव मी कि उन्होंने पंजाबी में भी शायरी की, उर्दू में भी की, फारसी में भी की, अरबी में भी की, सिंधी में भी की, बाकी एक दो ज़ुबानें मुझे याद थी। तो मैंने उनका उर्दू का दीवान पढ़ा, इट्स अमेजिंग, यानी इतनी कादरुल कलामी उस शख्स में थी। और दूसरा वही जो वो फराख दिली तो वो सभी सूफिया कलाम में होती है। मसलन वहाँ पे मैंने देखा कि कब्रें हैं, वहाँ पे बारिश हुई थी, तो उनके ऊपर कतबे जो लिखे हुए थे वो उनके ऊपर हिंदू नाम थे। तो मैंने कहा भाई हिंदू तो जलाते हैं अपने मुर्दों, तो उनका नहीं, ये सचल के पैरोकार थे, और उन्होंने कहा था कि जैसा हमारा मुर्शिद है हम वैसे ही दफन होना पसंद करेंगे, तो वहाँ पे दफन है। और दूसरा छोटे छोटे हल थे, लकड़ी से बने हुए ना, खिलौने से, एक दो मैंने देखे। तो वो कहते थे कि भाई ये एक सिंबल है कि जिस तरह हल जो है वो ज़मीन के अंदर जाके उसके अंदर जो रोईदगी होती है, जरखेज़ी होती है, उसको बाहर लाता है जी। इस तरह सचल जो है वो एक हल की तरह हमारी शख्सियत पे वो चलता है, और हमारे अंदर जो जरखेज़ी है, जो खूबसूरती है, उसको बाहर लाता है। क्या बिटाई का भी जाहिर है कि वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और वहाँ पे मेरे लिए एक हैरत मुंतज़िर थी कि वहाँ पे जो बिटाई का जो मीज़ार था, अंदर उसके इंचार्ज जो थे, जो साहब थे, गुलाम हुसैन या क्या नाम था उनका, वो गूंगे, पैदाइशी गूंगे। अब मुझे देख कर उन्होंने जो मुसरत का इज़हार किया, वो लिपट गए मुझसे। अच्छा, मुझे समझ ना आए क्योंकि वो साइन लैंग्वेज में बात, मालूम हुआ कि मुझे वो देखते रहे टेलीविज़न वगैरह पे, और इस कदर वो मतलब है कि मुझसे मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने अपनी कोठड़ी में मेरी तस्वीरें काट कर। अच्छा। तो वो फिर वो बिल्कुल ही कुर्बान हो गए और वो मुझे ले गए अंदर। अच्छा, बिटाई के आप जैसा कि आपने देखा होगा कि एक बड़ा कमरा होता है या गुंबद वाला जी, उसके अंदर मीज़ार होता है, और मीज़ार के गिर्द भी एक जाली होती है ताकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे हजूम ना कर सकें जी। तो उन्होंने वो जाली खोल दी और मुझे कहा कि आप बिटाई के मीज़ार के अंदर चले जाएं, और फिर मुझे एक चादर भी ला के दी कि आपने मेरी तरफ से ये हमारा तोहफा है, और उन्होंने चादरें हमें पहनाई भी, और वो फिर मैंने वो चादर वहाँ पे बिछाई, लंगर भी खाया, और उन्होंने ख़ास तौर पे बिटाई का एक कमरा खोला जिसमें बिटाई साहब का पलंग जो है बिछा हुआ, और उनका असा है, उसके ऊपर शेर की वो जो होता है ना पकड़ने वाली असा जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि अच्छा ये मैं इस पलंग पे बैठ, उन्होंने कहा जी पलंग पे नहीं बैठना क्योंकि तालीम इतनी है, लेकिन आप असा जो है वो आप थाम सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई असा थामने से क्या होगा, मतलब ये असा तो नहीं होता, ये तो मूसा का हाथ होता है जो उसमें मोज़े क्रिएट करता है, तो ये बिटाई का हाथ था जो इस असा से मोज़े क्रिएट करता था, हमारे थामने से क्या होगा। शेर व अदब और मौसीकी और ये तमाम जो फ़नून लतीफ़ा हैं, ये हर सिंधी में रचे बसे नज़र आते हैं जब आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सॉफ्ट चीज़ें हैं या ये जो फ़नून लतीफ़ा हैं, ये तमाम इन्हीं दरगाहों की देन है, इन्हीं बुज़ुर्गों की देन है? वकार एक जो बहुत कम लोग उस तरफ ध्यान करते कि बेशतर हमारे सूफिया कराम जो थे जी, वो मौसीकी के आशिना थे जी, और उसमें कोई तफसीस नहीं है। मसलन बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे आप जाएं, वहाँ पे उनकी वो सितार पड़ी हुई जो वो बजाते थे जी। अच्छा, बिटाई का भी सितार पड़ी हुई। अच्छा, जितने और किसी का भी आप नाम लें, ये सारे बाबा नानक जो थे उनके साथ उनका मर्दाना जो था साथी वो रुबाब बजाता था जी, और उसके साथ वो पढ़ते थे, अपना कलाम पढ़ते थे और गली गली घूमते। ये कलाम पहुंचाने का एक तरीका था उस ज़माने में कि साथ के साथ उस कलाम को पढ़ा जाए, जो बिटाई ने भी किया, जो बुल्ले शाह ने भी किया। और मर्दाना के रुबाब के बारे में तो गुरु नानक कहते थे कि जब ये रुबाब के तार छेड़ता है तो तब मुझ पर सब कुछ नाज़िल होता है।
चुनाचे बिटाई का मज़ार भी जो था एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और मुझे ये होता है कि शायद मतलब कि हमारे यहाँ क्यों नहीं इस तरह के बुजुर्गों के मज़ारों पे उनकी जो नवादरात हैं उनकी नुमाइश होती। बस मैं गया हूँ सुल्तान बाहू पे भी गया हूँ, खड़ी शरीफ भी गया हूँ, मियां मोहम्मद बख्श साहब के मतलब इनका मैं मुरीदों में से हूँ, वारिस शाह के भी गया हूँ, और भी जितने भी शाह हुसैन के तो हाज़िरी हम देते ही। लेकिन वहाँ पे जो क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअल कोई आपको मवाद नहीं मिलता, यानी सिर्फ मज़ार होते हैं, उनके साथ वो जो हस्ती वहाँ पे मदफून है उस हस्ती से मुतल्लक अशिया या उनका कलाम या उनके बारे में कोई मालूमात आपको हासिल नहीं होती। मेरे सिंध में जहाँ भी आप जाते हैं तो मसलन शाह बिठाई के आप जाएं तो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप पूरा वहाँ पे लोग आते हैं बाकायदा और वहाँ पे मौसीकी की महफिलें होती हैं और बिठाई का कलाम जो है पढ़ा जाता है। शाह जो रसालो आप जानते हैं। तो एक आखिरी बात, अब मैं आपको पता है बातें करना मैं कुछ ज़्यादा ही बातें करता हूँ कि जो मैं मुतासर हुआ एक चीज़ से, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। शाह जो रसालो शेख यास ने बहुत अच्छे तर्जुमे किए हैं, हमने उन अहमद सलीम के भी है। तो उनमें मसलन बुल्ले शाह ने भी बहुत सारी काफ़ियाँ मुख्तलिफ रागों पे बेस करके लिखी। म्यूज़िक को बहुत जानते होंगे ना, बिटाई बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक के वो एक मतलब कि आप कह लीजिए कि कंपोज़र थे। और सिर्फ कंपोज़र नहीं थे, उन्होंने नई तर्जें जो कहते हैं ना तर्ज़े फ़ुग़ां ईजाद, तो वो तर्जें उन्होंने ईजाद की। मुख्तलिफ राग जो हैं बिटाई के ईजाद करता है। उनमें से एक जिसने मुझे हैरत ज़दा किया वो एक सोनी राग। इट्स अमेजिंग कि सोनी का मज़ार जो है शहजादपुर में, हालांकि जो दास्तान है वो तो चनाब में उसका कहा जाता है ना कि वो दफन है उसके पानियों में। जिधर शौकत अली ने एक मरतबा कहा था कि तार साहब आपको पता है कि चनाब जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ वहाँ सोने की कब्र है। तो वो भारतौर शहजादपुर में सोनी की कब्र है और शाह बिटाई वहाँ जाया करते थे और वहाँ बैठ के उन्होंने कंपोज किया राग सोनी और शायरी की। और कोई ना कोई उसमें हकीकत होगी। और लोकल लोग भी जो हैं वो सोनी के मज़ार पे जाते हैं और मन्नतें मानते हैं और उसमें जो कनेक्शन है उसका चनाब का डूबने का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यानी वो कहते हैं कि ये पानियों की रानी है। ये मेरे लिए बड़ी एक रोंगटे खड़े कर देने वाले कि सोनी को कहा जाए कि ये पानियों की रानी है। चुनाचे जितने भी लोग दरियाओं के किनारे बसते हैं ना, वो वहाँ अपनी खैरियत की दुआ करने के लिए या अपनी बेहतरी के लिए दुआ इसलिए मांगते हैं कि हम पानियों के किनारे पे रहते हैं और ये पानियों की रानी है और ये जो चाहे पानियों को कहे। क्योंकि वो मिथ जो है सोनी की इतनी स्ट्रॉन्ग है, कई लोग कहते हैं कि पानी इसका कहा मानते थे। चुनांचे ये बिटाई की तरफ से हमें मिला। किसी भी और सरजमीन ने इंटेलेक्चुअली यानी वैसे विजुअली तो असर करती है लेकिन इंटेलेक्चुअली मेरे दिल पे इतना गहरा असर नहीं छोड़ा जितना सिंध ने छोड़ा। हमने थार में या मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे भी मारवी का लफ्ज़ या मारवी का नाम सुना तो हमने उनके चेहरों पे बहुत ज़्यादा अकीदतें देखी। एक अकीदत से जिस तरह एक चेहरा भर जाता है, तो मारवी का जिक्र जो है वो बेटी के तौर पे करते हैं। और स्पेशली जो मारवी जब उमर की कैद में थी तो उस वक़्त जो मारवी जिक्र करती थी अपने गोठ का, वो याद करती थी अपनी बकरियों को, अपनी सहेलियों को और थर की रेत को, और गो कि वहाँ पे उसको तमाम आसाइशें जो थी उनकी लालच दी गई, लेकिन वो जो मट्टी के साथ एक कनेक्शन है तो वो गालिब आया। और शायद यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मारवी के साथ जो कनेक्शन है हर सिंधी का, वो फिर अगेन ज़मीन और धरती की मोहब्बत उसमें आती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अब अगेन वही डिफरेंस आता है लार्ज हार्टेडनेस का और अपने कल्चर को और अपनी जो है आपका बैकग्राउंड जो है उसको ओन करना और अपनी ज़ुबान के साथ जो इश्क करना है, ये सारी जुड़ी हुई आपस में चीज़ें। मसलन यहाँ पे आप कभी हीर नाम नहीं रखते, किसी लड़की का नाम नहीं रखते, किसी का नाम सोनी नहीं रखते। हालांकि सोनी का मतलब है खूबसूरत,
किसी का नाम साहिबा नहीं रखते, लेकिन वहां पे आप जानते हैं कि माधवी नाम है, ससी भी नाम है, तो ये वही डिफरेंस है। तार साहब, और सिंध बेहतर रहा में हमें मुख्तलिफ सूफिया का जो कलाम है उसके मुख्तलिफ रेफरेंसेस मिलते हैं और बड़ी खूबसूरती से आपने उनको कोट किया। मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ थोड़ा सा सुना दें। सखियां ने की तैयारी, अब दूर देश है जाना, तेरे नैनों में निंदिया, और कर ले कुछ याद सजन की, जीवन है रैन बसेरा, तेरे नैनों में है निंदिया, और सुन इसको कान लगाकर, बाजे है कूच का डंका, और तेरे नैनों में है निंदिया, माया है आनी जानी, रख ध्यान सदा सजन का, तेरे नैनों में है निंदिया, वाह वाह, और जग जीवन का है चलना, बहते पानी पर छाया, छाया, बहते पानी पर छाया जी, और तेरे नैनों में है निंदिया, वाह वाह, तू काफिल पड़ा सोता। तार साहब, आपने क्योंकि काफ़ी सारे इसमें रेफरेंसेस हैं, मैं चाहूँगा कि अगर किताब तो आपके हाथ में है तो एक आध चीज़ कोई और हमें सुना दें, ताकि एक तशनगी तो खैर ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप कोई और चीज़ एक सुना दें। हुए देवा दिखा गया कोई, मस्त बेखुद बना गया कोई, और कल सरे शाम चांदनी की तरह बज़्मे गीती पे छा गया कोई, वाह वाह, यूं नजर में समा गया कोई, वाह, मैं वे हैरत बना गया कोई, बना गया कोई, और खिरकाए सब्ज़ फाम में आकर, वाह, रूह में लहला गया कोई, वाह वाह, और अब अबद तक सुकूत बरलब हूँ, राज ऐसा बता गया, वाह। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाते हैं जो कई खवातीन को बाहिम्मत बना चुकी हैं, कई खवातीन को बाइख्तियार बनाने में खुद सरगर्म है। उन्होंने आज से तकरीबन 8 साल पहले समाजी राब्ते की एक वेबसाइट पर काम शुरू किया, सोल सिस्टर्स के नाम से एक ग्रुप बनाया और खवातीन को पेश आने वाले जितने भी मसाइल थे उन पर बातचीत शुरू की और कहा कि खवातीन इस ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा जनूबी एशिया, साउथ एशियन मुख्तलिफ जो रीजन्स की खवातीन हैं वो भी शामिल हैं और दीगर ममालिक की खवातीन भी शामिल हैं, और इसमें ज़्यादातर गुफ्तगू अज़दवाजी मसाइल, तलाक, घरेलू तशद्दुद और दीगर माशरती उमूर पर होती है। बिल्कुल, वो 2018 में फेसबुक कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम के लिए मुंतखब हुई। पहले तो खवातीन के मसाइल को फेसबुक ग्रुप के जरिए सुनती थी और उनका हल तलाश करने की तरफ जो कहले मगन होती थी, मगर फिर उन्होंने अपना एक टॉक शो बनाया और उसका नाम था कन्वर्सेशंस विद कमल, और ये टॉक शो भी वो करती हैं, शो शुरू किया और इसका बेसिकली पर्पस ये था कि जो तमाम तर हकीकी कहानियां हैं उसको जो खवातीन जिस तरह से फेस करती हैं उसको वो पोर्ट्रे करें। उनकी इस शो ने कामयाबियों की इंतहा को छुआ और उन्होंने अपना दूसरा सीजन शुरू किया और अब तीसरे सीजन का प्रोमो जारी। अच्छा कंवल, सबसे पहले तो ये बताएं, फेसबुक पेज से टॉक शो तक का सफर कैसा रहा आपका? मेरे ख्याल से एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एक फेसबुक ग्रुप को चलाना और एक शो पूरी प्रोडक्शन करना प्रोफेशनल किस्म की, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मेरे पिछले 2 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। अच्छा, एक तो ये कि जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली यूट्यूब पे हमने देखे हैं, मैंने आपके काफ़ी सारे एपिसोड्स देखे हैं जिसके ऊपर आपने शोज़ किए हैं अपने। जब आप यूट्यूब पे करने जा रहे होते हो तो आपके ऊपर आप शायद इतना मुतमईन आप नहीं होते कि पता नहीं कैसा इम्पैक्ट आएगा या आपका मकसद पूरा करेगा या नहीं, एज़ कम्पेयर टू टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आपको जो रिस्पॉन्स मिला उससे आप मुतमईन थी, जिस तरह का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रही थी ऑन यूट्यूब? मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन थी, क्योंकि देखें पहले जो मैंने शो है वो यूट्यूब पे नहीं फेसबुक पे स्टार्ट किया था। ये फेसबुक ने मुझे ग्रांट दिया था लीडरशिप प्रोग्राम के दौरान, और उस ग्रांट से उन्होंने मुझे कहा था कि कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी जो कम्युनिटी है सोल सिस्टर्स उसको फ़ायदा हो। तो मैंने सोचा कि जो कहानियों के बारे में हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं वो दूसरे लोगों को भी तो सुननी चाहिए, और उस तरह से मैंने शो स्टार्ट किया। जब शो का पहला एपिसोड रिलीज हुआ है उसमें ओवर 1 मिलियन व्यूज आ गए थे हमारे, जबकि वो नया पेज था, पुराना नहीं था, बिल्कुल ब्रांड न्यू था। तो फॉर मी बहुत बड़ी बात थी है। उसके अलावा जब थर्ड एपिसोड तक हम पहुंचे तो थर्ड एपिसोड के ओवरनाइट 1 मिलियन व्यूज हो गए थे। तो इनिशियल रिस्पॉन्स ही जब इतना ज़बरदस्त आया तो फिर उसके अलावा हमारे जो गेस्ट थी वो BBC ने बुलवा लिया, उनके ऊपर उन्होंने इंटरव्यू किया। उसके अलावा
जो दूसरे गेस्ट थे उनको दूसरे टेलीविजन हाउसेस ने भी अप्रोच किया। सही। एंड द पॉइंट इज के एक प्लेटफॉर्म के जरिए से वो स्टोरीज बाहर निकली और फिर और भी जगहों पे उनको अप्रोच किया गया। ऑफ कोर्स वो इट्स अप टू द गेस्ट कि अगर वो जाना चाहें या नहीं, लेकिन द पॉइंट इज की शुरुआत तो हो। बिल्कुल। अच्छा कंवल, चूंकि आपने पहले 2 सीज़न किया, अब आप तीसरे सीज़न का प्रोमो रिलीज़ किया है, सो क्या लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की मसाइल के हवाले से, जिन ख़वातीन को आप फेसबुक पे जिनके साथ आप इंटरेक्ट करती थी, फिर जब वो आपके साथ आपके शो में आई, अब क्या डिफरेंस आपको फील हुआ, और अब इस 3rd सीज़न में क्या ऐसा मुख्तलिफ है जो पहले 2 सीजन की अगर हम बात करें तो? मेरे ख्याल से शो में ये है कि शो में मेरी पर्सनालिटी और जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि एक स्टोरी को प्रेजेंट किया जाए वो ज़्यादा स्ट्रांगली आती है। सोल सिस्टर्स एक कम्युनिटी है जिसमें हज़ारों ख़वातीन हैं, तो उसमें हर पोस्ट मुख्तलिफ होता है, हर बंदा अपने हिसाब से स्टोरी को प्रेजेंट करता है। तो आई थिंक कॉन्वर्सेशंस विद कवल में ये होता है कि मेरा और मेरे गेस्ट के साथ एक बहुत इंटीमेट, एक बहुत पर्सनल कॉन्वर्सेशन होती है। तो उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है वर्सेस ग्रुप। अच्छा, उसके अलावा हमारे शो पे मर्द भी आते हैं। पिछले सीजन में 3 वी हैड गेस्ट्स हु वर मेल, और उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने चैलेंजेस फेस की, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो हमारे पास गेस्ट थे, उन्होंने सिंगल फादर थे वो, तो उन्होंने बेटियों को अकेले रेस किया, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि उन्हें किस तरह से माशरे में क्या चैलेंजेस आए, उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। ऑल दी वीकनेसेस दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी, इस पे क्या टेक है आपका? मेरे शो में तो कोई भी वीक खातून अभी तक नहीं आई। मेरे हिसाब से तो हर गेस्ट जो मेरा आया है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। और ये देखिए हमारे परसेप्शन पे है ना, जिस तरह से हम कहते हैं कि वेदर यू कैन लुक एट अ ग्लास हाफ फुल और यू कैन लुक एट इट हाफ एम्प्टी, तो मैं तो हाफ फुल देखती हूँ। अगर मेरे पास कोई गेस्ट आ रही हैं, वो मुझे अपने चैलेंजेस बता रही हैं, तो उनके चैलेंजेस से ये भी तो जाहिर हो रहा है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंजेस का सामना किया डट के, उन्होंने फीड करके दिखाया कि देखें चाहे जो कुछ हुआ आज मैं आपके सामने हूँ और विदाउट एनी फियर मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ। इसको के तौर पे तो हमें देखना ही नहीं चाहिए। मुझे अच्छा कवल, आपने इतनी सारी खवातीन को इंटरव्यू किया और आपने उनके, जिस तरह से आप कह रही है, आपने उनकी जो चैलेंजेस फेस किए उसको एक पॉजिटिव अंदाज में देखा। ऑब्वियसली जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आप खुद भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी अपनी पर्सनालिटी पे भी बहुत एक डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। सो आई वांट टू नो कि आपकी पर्सनालिटी में जितने आपने इंटरव्यूज किए, जितनी खवातीन से इंटरेक्ट किया, क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको मोटिवेशन मिली हो, या आपने उसको अपने अंदर थोड़ा चेंज किया हो, या उसको कह लें डिफरेंट किया हो? मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा मैंने एक चीज़ सीखी है वो ये है कि किसी को सुनना, उसकी आवाज़ को इम्पोर्टेंस देना, और ये सोचना कि हर इंसान की कहानी इम्पोर्टेंट है और हर इंसान की कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सुनना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं शुरू कर सकते। जब तक हमें पता नहीं है कि किसी को कोई क्या चाहता है और किसी को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो एम्पैथी डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने कहा कि आपके ग्रुप के अंदर हज़ारों लोग हैं, लेकिन ओबियसली सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें तो मोर देन 100 हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फीमेल्स आर हियर, और में से बहुत सारी खवातीन ओबियसली हैं जिनके मसाइल हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़े ग्रुप को या एक बहुत बड़ी तादाद को तो आप रीच आउट कर रही हैं, लेकिन सबको नहीं कर रहे हैं हम। तो इसके लिए आपके पास तजावीज़ क्या हैं? क्या सबको इंडिविजुअली इस किस्म के इनिशिएटिव लेने चाहिए जैसा आपने लिया, या किसी एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव का हिस्सा बन के आगे बढ़ना चाहिए? आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं इस अरसे में, इस हवाले से? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हर इंसान को अपने तरीके से कोशिश करनी चाहिए टू मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी, और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। तो अगर कोई आपको लग रहा है आपके हिसाब से अच्छा काम कर रहा है तो आप उनको असिस्ट करें। देखिए, आप किसी को इस तरह से भी असिस्ट कर सकते हैं कि आप उनका, फॉर एग्जांपल वो वीडियोस कोई बना रहा है तो आप उनकी वीडियो शेयर करते हैं, वो भी एक कोलैबोरेशन का ही तरीका है कि आप किसी के काम में बिलीव करते हैं तो आप उनको सपोर्ट करें। और एक तरीका ये है कि आप खुद से इनिशिएटिव स्टार्ट करें, वेदर चैरिटेबल इनिशिएटिव स्टार्ट करें, जर्नलिज्म के इनिशिएटिव स्टार्ट करें, कोई यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करें। सबको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। सही। अच्छा कवल, हम आपने जिस तरह से अपने जो कह लें करियर का आगाज़ या सफ़र का आगाज़
ऑनलाइन से क्या, पेज से क्या, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बेसिकली अब इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको क्या लगता है कितना इम्पॉर्टेंट है इस तरह से ख़वातीन को एक फोरम पे लाना, चाहे ख़वातीन हैं, यंगस्टर्स हैं, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हम उसको डिस्कस करें, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के फ़ायदे और इसका फ्यूचर क्या है आपके नज़दीक? मेरे ख्याल से देखिए ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। और अब कोविड की वजह से तो हमें समझ में आ गया है कि जब कुछ नहीं था तो ऑनलाइन ही हर चीज़ था, अभी भी हम ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं। तो द इंटायर फ्यूचर इज़ डिजिटल, द इंटायर फ्यूचर इज़ ऑनलाइन। तो मेरे ख्याल से सबको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसको एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। एंड we should all like work together, especially for the youth. उनको empower करना चाहिए टेक्नोलॉजी से, उनको resources देनी चाहिए, उनके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से लोग इसको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत जहाँ ख़वातीन के सबसे अहम रोल्स की बात करते हैं, दो अहम तरीन किरदार हैं ख़वातीन के, एक बीइंग मदर्स, चाहे बेटे भी हैं तो उनको माएँ ही ग्रूम करती हैं, और एक बीइंग टीचर्स, बहुत ज़्यादा हद तक जो उनके मेल स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी फीमेल टीचर्स मैक्सिमम नंबर्स के अंदर उनको ग्रूम करती हैं। तो इन दो शोबों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी को मज़ीद बेहतर करने के लिए, और क्या हम फोकस किए हुए हैं, हमारी आजकल की माएँ या हमारी आजकल की जो टीचर्स हैं, आर दे कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? इस पे आप बीइंग इन्फ्लुएंसर इस पे क्या कमेंट करेंगी? मेरे ख्याल से दोनों पेरेंट्स का रोल होता है एक बच्चे को ग्रूम करने में, सिर्फ माँ का नहीं होता, दोनों पेरेंट्स, फादर और मदर दोनों ग्रूम करते हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ माँओं की लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हमारे माशरे में शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है एक औरत पे कि वो ही ग्रूम करे अपने बच्चे को, और उसकी बच्चे की हर गलती माँ के ऊपर पॉइंट की जाती है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। आई थिंक कि फादर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और फादर और मदर्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फैमिली का। फॉर एग्जांपल मेरी बेटी अक्सर मेरे हस्बैंड से वो कंसल्ट करती है अगर उसको कोई इशू होता है या उसको कुछ बात करनी होती है। और आई थिंक कि फादर्स की कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात तो ये। दूसरा, जहाँ तक टीचर्स है, ये राइट के ज़्यादातर फीमेल्स ही होती हैं टीचर्स। तो आई थिंक कि इफ़ फीमेल्स आर गोइंग टूवर्ड्स दिस प्रोफेशन, अगर वो ज़्यादा है इस प्रोफेशन में, तो इनको सपोर्ट भी इतनी मिलनी चाहिए, इनकी ग्रूमिंग भी होनी चाहिए टीचर्स की। उनको भी सिखाना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से काउंसिल करें, चाहे वो मर्द टीचर, मेल टीचर हो, फीमेल टीचर हो, लेकिन टीचर्स को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें लाइक बाहर के मुल्कों में, मैं फॉर एग्जांपल अभी कनाडा में हूँ, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है टीचर की कि वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है कमल। थैंक यू सो मच, इट्स ग्रेट टू हैव यू। कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क एंड कीप इंस्पायरिंग पीपल। आपका अच्छा कंट्रीब्यूशन है और अल्लाह करे कि इससे लोगों की जिंदगियां तब्दील हों, वो लोग जो वॉइसलेस हैं उनको वॉइस मिले और वो आपके पास आके एक्सप्रेस करें, उसको फायदा भी हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे लाइव फ्रॉम कनाडा, टोरंटो। बिल्कुल, कमल अहमद हमारे साथ मौजूद थी। सी नोट पर मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। जी जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको इस हवाले से बताएंगे, सहराए थर के हवाले से, जिसे लोक गीतों की सरजमीन कहा जाता है। सहरा के दामन में आबाद लोग कहत का दुख, बादलों का इंतजार, बारिश की तमन्ना, माशरती जिंदगी के रस्म रवाज, तहजीब और सकाफत से जुड़े जज्बात को जिंदगी के हर कदम पर लोक गीतों में गाकर बयान करते हैं। शायद यही वजह है कि थर में जो भी गाता है उसका गाना महज कानों तक नहीं पहुंचता, दिल में उतर जाता है। थर के गीतों का सफर सदियों पुराना है और आज हमने सोचा कि आज सुबह आपकी मुलाकात एक ऐसी ही फनकारा से करवाई जाए जिनका ताल्लुक थर से है। बहुत ही कम वक्त में वर्सटाइल गायकी के जरिए मौसीकी की दुनिया में अपना अच्छा मकाम बनाया। उनके गाने तो आपको जदीद ऑर्केस्ट्रा के साथ सुनने को मिलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में वही थरी अंदाज मौजूद है। हम बात कर रहे हैं थर की उभरती गुलकारा निर्मला मंघानी की, जिनको कई ज़बानों में गाने पर अबूर हासिल है। बिल्कुल, इस वक्त निर्मला हमें ज्वाइन कर चुकी है। निर्मला, बहुत खुश आमदीद आपको। एक्सप्रेस कैसी हैं आप और आपकी सुबह कैसी हुई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। निर्मला, बहुत शुक्रिया कि आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी। सबसे पहले तो अपने सिंगिंग के हवाले से बताएं, शौक कैसे हुआ? आप बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम करी है, और किस तरह से आपका जो सिंगिंग करियर है, आपकी आवाज़ का आपको अंदाजा था कि इतनी खूबसूरत आवाज़ है? बस मैं स्कूल में परफॉर्म करती थी, गाने का शौक तो मुझे बचपन से था, और फिर मेरी आवाज़ भैया ने सुनी और भैया ने बहुत किया, अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो पिछले चार साल से मैं प्रोफेशनली गा रही हूँ। बिल्कुल सही, 4 साल से आप गा रही हैं। तो आपने गाने के लिए कौमी ज़बान में भी आप गा रही हैं, यानी कि उर्दू में भी गा रही हैं, या फिर दीगर जो इलाकाई ज़बानें ज़्यादा उनमें गा रही हैं आप?
जी नहीं, मैं उर्दू गाना बहुत पसंद करती हूँ और स्पेशली गजल। अच्छा, अगर हम सबसे पहले आपसे फरमाइश करें कोई अपनी जबान में जो आपकी मकामी जबान है उसके अंदर कोई भी लोकगीत हो जाए, कुछ भी जो आप हमें सुनाएं तो प्लीज। जी हाँ, मैं कुछ सुनाती हूँ केसरिया बारे में। केसरिया, वाह। केसरिया ओ केसरिया मोरा बालमा पधारो निहार देश देश रे पधारो निहार देश आवन जावन कह गयो कर गयो कोल अनेक गिनते गिनते घिसे गई मारी आंगड़िया रेख रे मारी आंगड़िया रेख रे केसरिया वालम आवोनी पधारोनी मार दे। ऐसा लगता है टीना सानी को आपने सुना है? टीना सानी एक वक्त में जब खासतौर पे उनके अर्ली एज का जो गाना है उतनी ही सुरीली और मीठी और रचाव वाली आवाज, बहुत खूबसूरत निर्मला, बहुत मजा आया। निर्मला, मुझे ये बताएं कि आप बाकायदे तौर पे, जैसे आपने कहा कि आप 4 साल से सिंगिंग कर रही हैं, सीख भी रही हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में गाती हैं, तो कितना डिफरेंट है इस एक्सपीरियंस को करना? बस डिफरेंट है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी हाँ, और मैं सीख भी रही हूँ अभी भी। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, अनूप जलोटा जी से लेती हूँ और उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब उनसे भी लेती हूँ, उस्ताद मुर्तज़ा खान साहब उनसे भी लेती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, वो नज़र भी आता है और नेचुरली भी आपका गला माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो आप जो मशहूर गुलकार हैं उनमें किसको ज़्यादा सुनती हैं, किनको पसंद करती हैं और किनको गाना पसंद करती हैं आप ज़्यादा? वैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं सारे, और आबिदा परवीन जी को मैं गाना पसंद करती हूँ, सुनना पसंद करती हूँ, मेहदी हसन साहब, नुसरत साहब। जी हाँ, ठीक है, तो कोई मशहूर गजल, कोई गीत हो जाए आपकी मौजूदगी से, आबिदा जी, एनीथिंग जो आपको पसंद हो। जी हाँ, मैं उनकी गजल सुनाती हूँ आपको, आबिदा जी की। जरूर। जी हाँ। जाहिद ने मेरा हौसले नहीं देखा, जाहिद ने मेरा हौसले नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा, जाहिद ने मेरा हौसले नहीं देखा, आए थे सभी तरह के जलवे मेरे आगे, आए थे सभी तरह के जलवे मेरे आगे, मैंने मगर दीदाए हैरान नहीं देखा, मैंने मगर दीदाए हैरान नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। कितने मजे से गाती हैं, कितना चंचल सा अंदाज है ये, जो प्लेबैक सिंगर्स के अंदर भी और गजल सिंगर्स के अंदर भी स्मूथली गाती हैं, मतलब वो किसी मुश्किल का शिकार नहीं होती गाते। बट स्टिल निर्मला, अब चूंकि आपका ताल्लुक थर से भी है, लोक मौसीकी जो है बेसिकली जो हम फोक कहते हैं, अब कितना डिफरेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम थर के मसाइल के हवाले से बात करें, हमने अपने इंट्रो में भी यही कहा कि अपने हर तरह के जज्बात को आप अपनी मौसीकी के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। सो ये वाली फैक्टर किस तरह से आप लोग ऐड करते हैं? बस ये शौक होता है, उसी वजह से अच्छा लगता है बहुत।
और फॉग भी बहुत अच्छा लगता है। निर्मला, जो लोग इस किस्म के इलाकों से आते हैं, आप जैसे, मैं खुद भी जानता हूँ कि थर के अंदर और दीगर इवन बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, चित्राल के इलाकों में बहुत ज़बरदस्त गाने वाले बड़े ज़बरदस्त फनकार मौजूद हैं, उनको मौके नहीं मिलते। कौन से चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए हैं अब तक मेन स्ट्रीम पे आने के लिए, और जो लोग आपको देख रहे हैं दूर दराज इलाकों में, उनको आप क्या तजवीज़ करोगी कि वो कैसे आगे आए? पहली बात यह है कि हमारी कम्युनिटी में म्यूजिक को अलो नहीं करते हैं, वो नहीं पसंद करते हैं कि लड़की वो गाए या बाहर निकले, ये सब नहीं पसंद करता है। फिर भी मेरे भैया ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, जिस वजह से मेरे भैया ने बहुत कोशिश की। ठीक है, ठीक है। और जो लोग नहीं अब इस चीज़ को इस तरीके से सामने लेके आ सकते अपने टैलेंट को, आपकी तरह थर वगैरह में रहते हैं दूर दराज इलाकों में, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्या पैगाम उनके लिए है आपका? जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर टैलेंट है तो वो ज़ाया ना करे। जैसे कि मेरे भैया ने बहुत सपोर्ट किया, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए अगर उनके पास टैलेंट है तो। कोशिश जारी रखनी चाहिए। अच्छा, इसमें हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जो लोग हमें देख रहे हैं, एक्सप्रेसो, हमारा इंस्टाग्राम भी है, हमारा फेसबुक भी है। जहां कहीं भी आपको कोई रॉ टैलेंट ऐसा नजर आए, आप हमें जरूर बताइए ताकि हम आप चांस देंगे आपको, जिस तरह से भी आप अपनी फील्ड में काम करें। इन दी एंड एक गाना और सुनना। हाँ, मैं इसीलिए ये फरमाइश करने वाली। निर्मला, जाते जाते कुछ छोटा लोग खो जाए, कोई फोक हो जाए, आपकी जुबान का तो मजा आ जाएगा निर्मला। इन दी एंड। जी हाँ, मैं सुनाती हूँ प्लीज। खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, ज्यादा रे बटाड़ो मना छनी मनी देख ले। खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली, ज्यादा रे बटाड़ो मना छनी मनी देख ले। खड़ी नीम के नीचे झिरमिर में बलावर से पवन हिलौला खावे, झिरमिर में बलावर से पवन हिलौला खावे, सास जितारो छेल भोरियो माँ सादरियो जावे। हूँ थाना पुछा छेल भमरिया हेकली, जाता रे बटाड़ू मना छनी मनी देख ले। खड़ी नीम के नीचे। जबरदस्त निर्मला, बहुत खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह आपकी। थैंक यू सो मच, आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह से आप अपनी मौसीकी के जरिए पॉजिटिविटी फैलाते रहें और हम आपको ऑन एंड ऑफ बुलाते रहेंगे। और जो लोग भी देख रहे हैं निर्मला को, वो जरूर इनको सोशल मीडिया पे, इनके काम को ऑन यूट्यूब, जो भी इनके नए वीडियोस आ रहे हैं, जरूर सपोर्ट करें, इनको ढूंढें और पाकिस्तान के जो रॉ टैलेंट है खास तौर पे उसको जरूर सपोर्ट करें। जो नया टैलेंट है हमें उसको जरूर करना चाहिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो आप उसको जरूर सपोर्ट करें। आपकी किसी अप्रिसिएशन से किसी की जिंदगी बन सकती है। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बारी हमारे सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की। हेल्थ एंड फिटनेस में खुशी भट्ट एज यूजुअल हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं और आज जानते हैं खुशी क्या करें। खुशी कैसी हैं आप? खुश हैं आप? हाय गाइस, हाउ आर यू? गुड। खुशी आप खुश हैं? यस, आई एम हैप्पी। ठीक हो? खुशी बताएं क्या बताना? हैप्पी टू बी हियर। आज मैं थोड़ी सी चैलेंजिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी। कुछ मिक्सअप्स होंगे एक्सरसाइजेस के, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो सेम एक्सरसाइजेस करके बोर हो जाते हैं। सो आई होप यू लाइक दीज एक्सरसाइजेज। मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में कि ये कितनी एक्सरसाइज करनी है और कितने रेपिटेशंस करने हैं। आपको पेयर ऑफ डंबल चाहिए, आप बिगनर हैं तो लाइट पेयर्स लेना। आपने डेडलिफ्ट करना है, डेडलिफ्ट से आपने क्लीन करना है, दिस इज कॉल्ड क्लीन, जब आप शोल्डर पे डंबल को लेके आते हैं, ठीक है। और फिर स्क्वाट करना एंड प्रेस, दीज आर कॉल्ड क्लस्टर्स। क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज आज आपको करवाऊंगी। दीज आर स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, ये ओल्ड एज लोगों के लिए नहीं या मिडिल एज के लिए नहीं है, यानी बिलो 40 जो है वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज इज कॉल्ड एटॉमिक सेटअप्स। आपने सेटअप करना और थोड़ा सा, सॉरी माई माइक इज stuck. So third exercise is called skiers. You have to hip hinge, जैसे डंबल पीछे लेके जाएंगे आपने hip hinge करना है and hip thrust करना है जैसे आप ऊपर लेके जाएंगे। hip hinge, hip thrust, hip hinge, hip thrust. Okay. Fourth exercise is on the floor is called hand release push-ups. आपने पूरा नीचे जाना है, hands should be right next to your chest.
आप बिगनर हैं तो आप नी पे आ जाएं, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आपने टो पे आना है, ठीक है। ओके, ये आपने 10 रिप्स ईच करने हैं, ठीक है, और 5 सेट्स करने हैं। एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स लगेंगे एक राउंड करने में, नॉट मोर देन दैट। ये स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि दीज आर वेरी डिफिकल्ट, इससे थोड़ा सा आपका हार्ट रेस होगा, आपको मज़ा भी आएगा। डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं और थोड़ी चैलेंजिंग होंगी, रेगुलर एक्सरसाइजेज से थोड़ी डिफरेंट है। सो ट्राई दिस एट होम। आज मंडे है तो मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा सा ना एक्टिव हो जाएं, तो दीज एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज से आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे कि आप मॉर्निंग इस तरह स्टार्ट करेंगे तो आपका बाकी पूरा दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। ओके, सो ये बिल्कुल सही है, ये एक्सप्रेसो है, ये खुशी है और ये हमारी एक्सरसाइज हो रही थी। अच्छा जी, हुण असीं गल करनी है पंजाबी विच। की गल है मैं तुहानूं दसदी हां, ओह हैगी जी आलमी मां बोली दिहाड़ेगा, यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। इस हवाले नाल एक प्रोग्राम तरतीब दिता गया। कल जिहड़ा प्रोग्राम तरतीब दिता गया है ते ओहदे ते बड़ी तवज्जो देने की भी जरूरत है, क्योंकि जिहड़ी मां बोली है, जिहड़ी मदर लैंग्वेज जिन्होंने तुसीं कहंदे हो, ओहदे ते जब तक तवज्जो नहीं दी जाएगी, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा तो ओबवियसली ओहदी तरवीज नहीं हो पाएगी। तो बड़ा नालों नाल तुसीं पंजाबी च बोलण च आर महसूस नहीं करनी, बल्कि तुसीं इहनूं बड़ी खुश दिली नाल बोलना है, क्योंकि पंजाबी तुहाडी ज़बान है, इहदे विच बोलना, इहदे विच गल करना साडे फखर दी गल है। प्रोग्राम दे बारे तुहानूं दसदी चला। प्रोग्राम होया जी 21 फरवरी बरोज़ इतवार नूं 11 बजे चेयरिंग क्रॉस के करीब, जिहदे विच गुलकार आरिफ लोहार ने शिरकत की, पीपी रहनुमा कमरुज़मान कायरा सी ते नाल ओहदे नाल बाकी नासिर मदनी सिंध, इहो जी बहुत सारी शख्सियात ने इहदे विच शिरकत की ते मदर लैंग्वेज यानी पंजाबी ज़बान दे फरोग दे हवाले से मुख्तलिफ गल्लां। बिल्कुल, अगर तुहानूं पंजाबी समझ ना आवे या बोलण च कोई भी मसला होवे ते अरमला हसन नूं तुसीं कांटेक्ट कर सकते हो। थोड़ी जी आंदी टूटी फूटी आंदी है। अच्छा, सो इस हवाले से हमने आपको बताया अपनी जो भी मदर टंग है, खासतौर पे चूंकि कल हम पंजाबी के हवाले से बात करें, जो भी आपकी मादरी ज़बान है उसको बोलने में आर महसूस न करें, यही हमारा आज का पैगाम है। और इसी नोट पे प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन शाम को आएंगे हम 5 से 7 बजे। मुलाकात होगी शाम को, फिर हो जाएगी, फिर कल सुबह फिर हो जाएगी। हमने बस इस ऑफिस को अपना घर बना लिया, अब हम यहीं पे दिन रात हुआ करेंगे और आपको हम एंटरटेन करेंगे। आपने घबराना नहीं हमारे साथ, हम भी नहीं घबरा रहे, हमारे साथ ठीक है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी शाम को, और कल तो एक्सप्रेसो में होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।